हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल द दिव्यांशु कौशिक में। आज हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं क्लास 11 का सबसे 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जी हाँ, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे के चैप्टर के लिए बिल्कुल बेस होने वाला है। जब बच्चे क्लास 11th में कॉमर्स चूज करते हैं तो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट आता है उनके पास अकाउंटेंसी ये पहले तो कभी रहता नहीं है, तो इसकी जो बेसिक टर्म्स है ना, जो इसकी बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में भी किसी को पता नहीं रहता। अगर बेसिक टर्म्स के बारे में नहीं पता और आगे के लेक्चर हमें बिल्कुल समझ में आ ही नहीं सकते, तो यहाँ पर ये लेक्चर तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पर अकाउंटिंग के अगर बेसिक टर्म्स नहीं आएंगे तो आगे ये मानो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज हम इस लेक्चर में सारे के सारे बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग के करने वाले हैं, तो बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए। लास्ट तक मैं आप सभी को ये वादा देता हूँ कि आपको ये जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं बिल्कुल डिटेल में आज करा के छोड़ूंगा। वन शॉर्ट लेक्चर है ये, तो प्लीज मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जय श्री राम। तो सबसे पहले है हमारे पास एक टर्म एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या होता है? एंटिटी मतलब होता है कोई भी एक संस्था, है ना। एंटिटी मतलब कोई भी एंटरप्राइज। एंटिटी का मतलब सिंपल क्या है? एंटिटी मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जो कि क्या परफॉर्म करती हो, जो कि परफॉर्म करती हो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव हो पैसा कमाना, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव हो पैसा कमाना। एक ऐसी एंटरप्राइज, देखो पढ़ते हैं एक बार। एन एंटिटी इज एन यूनिट विच परफॉर्म द इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटिटी एक इकोनॉमिक यूनिट है। इकोनॉमिक यूनिट मतलब जो पैसा कमाने में डील करती है, जो कि क्या परफॉर्म करती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है। एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करती है जिसका मेन मोटिव है पैसा कमाना या जिससे पैसा आता है ना। सिंपल सी बात ये। विच में बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। अब एंटिटी जो संस्था हो सकती है या तो बिजनेस एंटिटी हो सकती है या नॉन बिजनेस एंटिटी हो सकती है, ये डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एंटिटी क्या? रिलायंस है। रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, बजाज ऑटो हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। जितने भी ये हमारे यहाँ पर कंपनियाँ हैं, जितने भी इंटरप्राइज हैं, ये सब क्या कहलाई जाएंगी? एक एंटिटी कहलाई जाएंगी। यहाँ तक कि ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है। चैरिटेबल हॉस्पिटल क्या होता है? मतलब जो दान दक्षिणा, जब हम चैरिटी देते हैं, हम दान दक्षिणा देते हैं और हॉस्पिटल में इलाज होता है लोगों का, है ना। मान लो अमीर लोग दान दक्षिणा दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं और गरीबों का इलाज हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं पैसे में तो डील करते हैं। इन्हें चैरिटी मिलती है, इन्हें चैरिटी मिलती है, उस पैसे से ये इलाज करते हैं लोगों का, इन्हें भी थोड़ा बहुत पैसा बचता है। एनजीओ वगैरह हो गए, एनजीओ है या कोई भी वैसी बिजनेस है, तो ये सारी चीज़ इकोनॉमिक यूनिट कहलाई जाती है। इकोनॉमिक यूनिट मतलब जो पैसे में डील करते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इन्हें चैरिटी देती है। गवर्नमेंट के स्कूल हो गए, गवर्नमेंट के स्कूल हॉस्पिटल हो गए, तो ये सब क्या है? एक एंटिटी कहलाई जाएंगी। एंटिटी मतलब कोई भी ऐसी संस्था जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करे। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगला हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। अगला हमें दिया बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपल, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ, ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपल होता है पैसों का लेन देन, गुड्स एंड सर्विस का लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन। यहाँ पर क्या बोला है? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज द एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? यहाँ पर लेन देन होता है, या तो पैसों का लेन देन है ना, या सामान का लेन देन है, या गुड्स एंड सर्विस का लेन देन है। जिस चीज़ का भी लेन देन है, इट इज़ अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और मनी। ये बात समझ में आ गई। जैसे हम दुकानदार से हम सामान खरीद रहे हैं, बदले में हमने पैसा दिया, ये भी ट्रांजैक्शन हुई। हमने मान लो बैंक से उधार ले लिया, ये भी ट्रांजैक्शन हुई। हमने मान लो किसी को उधार दे दिया, ये भी ट्रांजैक्शन हुई। तो ट्रांजैक्शन मतलब किसी भी चीज़ का लेन देन, पैसों का लेन देन, गुड्स का लेन देन, सर्विसेज का लेन देन। मान लो स्कूल वालों ने आपको एजुकेशन सर्विस दी, है ना, ये भी ट्रांजैक्शन है। आपने फीस पे करी, वो भी ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन मतलब इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स या सर्विसेज। मनी का एक्सचेंज या गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज, उसको हम क्या कह देते हैं? ट्रांजैक्शन कह देते हैं। अब बात करते हैं अकाउंट किसके कहते हैं? अकाउंट। अकाउंट का सिंपल मतलब होता है खाता। अकाउंट का मतलब होता है खाता। अब ये खाता क्या होता है? अकाउंट सिंपल मतलब होता है जहाँ पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है, उसको हम अकाउंट कह देते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में क्या लिखा है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर दैट द पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। मतलब जहाँ पर भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ पर भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, देखो ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में, दुनिया भर की ट्रांजैक्शन होती है। बिजनेस में एक दिन में ही लाखों ट्रांजैक्शन होती है। तो ये तो हमने चैप्टर 1 में भी सीखा था, उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दिमाग से बहुत सारी ट्रांजैक्शन निकल सकती हैं।
तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। जब अकाउंटिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग करनी होती है, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई करना होता है अलग अलग अकाउंट्स में। तो अकाउंट क्या होता है, सिंपल मैं बताता हूँ। अकाउंट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जहाँ पर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का मतलब यहाँ पर हो गया डेबिट क्रेडिट, दो साइड होती है अकाउंट में। कैश जब जब आया बिजनेस में, जब जब यहाँ डेबिट साइड लिखते हैं, जब जब पैसा गया क्रेडिट करते हैं। मान लो देखो एक चीज सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे दुकानदार होते हैं, दुकानदारों के पास भी वो एक लाल सा रजिस्टर होता है जहाँ पर वो सारी ट्रांजेक्शन को नोट करते हैं, है ना। वो भी एक पेज उनका एक बंदे के नाम होता है। जैसे ये राम का अकाउंट है, ये राम अकाउंट है, तो राम से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन को वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये इसका हेड हो गया, है ना। जो भी पर्टिकुलर हेड है उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन को उसमें लिखते हैं। राम का अकाउंट है तो राम से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन लिखेंगे। मोहन का अकाउंट है तो मोहन से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन लिखेंगे। कैश का अकाउंट है तो कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन लिखेंगे। मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन लिखेंगे। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, है ना, वहाँ पर उसको कह देते हैं हम अकाउंट। जैसे ये अकाउंट है, यहाँ पर कितना कितना राम ने माल खरीदा और कितना कितनी पेमेंट कर दी, ये सारी चीज़ जहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो बैलेंस बच रहा है उसको क्या कह देते हैं, उसको अकाउंट कह देते हैं। सिंपल एक और बताता हूँ मैं। जैसे तुम्हारी स्कूल की फीस तुम जमा करते हो, आपने अपनी स्कूल की फीस जमा करी, और फीस यहाँ पर जिस रजिस्टर में नोट होता है कि इतनी फीस जमा कर दी है, और रजिस्टर में जैसे मान लो कोई बच्चा है, एक बच्चे का नाम है मान लो मोहन। अब मोहन है, मोहन की कितनी कितनी फीस पेंडिंग थी वो लिख दिया, और कितनी कितनी उसने पेमेंट कर दी वो लिख दिया। तो जो बैलेंस बचा वो भी पता चल गया। तो जहाँ पर भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर पा रहे हैं उसको कहते हैं मोहन अकाउंट है ना, ये राम अकाउंट है। तो अकाउंट कहाँ, अकाउंट किसको कहते हैं, ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर द पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। ये चीज समझ में आ गई। अब पढ़ लेते हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब सिंपल मतलब होता है पूंजी। पूंजी मतलब बिजनेस में ओनर ने कितना पैसा लगाया, बिजनेस में ओनर ने कितना पैसा लगाया। मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करा हमने, तो जो भी ओनर है, ओनर जो भी है, जो भी मालिक है, उसने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करा, कितना पैसा उसने अपना खुद का लगाया, उसको हम कैपिटल कह देते हैं। देखो क्या लिखा है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर। कैपिटल क्या है, कैपिटल का मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर द्वारा, मालिक द्वारा जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करा गया है एंटरप्राइज के अंदर, उसको हम कैपिटल कह देते हैं। सिंपल मतलब, अब जरूरी नहीं है वो अमाउंट ही हो, या तो हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो पैसे के फॉर्म में बिजनेस में कैपिटल लगा सकते हैं, या कोई एसेट भी हम एज अ कैपिटल ला सकते हैं जिसकी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू। मान लो हम फर्नीचर ले आए, मान लो बिजनेस के लिए मशीन ले आए, मान लो बिजनेस के लिए मान लो रेफ्रिजरेटर ले आए, मान लो बिजनेस के लिए एसी ले आए, मान लो बिजनेस के लिए कंप्यूटर लिया है। कोई एसेट लाए हैं या पैसा लाए हैं, वो दोनों ही चीज कैपिटल है। कैपिटल का मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोपराइटर। मालिक द्वारा जो बिजनेस में पैसा लगाया गया हो उसको हम कैपिटल कह देते हैं। इसका ही उल्टा ड्राइंग है। ड्राइंग ये वो वाली ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग ये वो वाली नहीं है, ये कॉमर्स वाली ड्राइंग है। ड्राइंग किसको कहते हैं, देखो ड्राइंग किसको कहते हैं, सुनना। ड्राइंग का मतलब होता है द अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। जब प्रोपराइटर, जब कोई मालिक अपने बिजनेस में से या तो पैसा निकाल ले अपने यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, या कोई एसेट निकाल ले। मान लो बिजनेस की कोई एसेट ओनर ले जाए अपने घर। मैं एक चीज बताता हूँ, हम ये मान के चलते हैं बिजनेस में, आगे आप प्रिंसिपल भी पढ़ोगे इसके, कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। बड़े ध्यान से समझना है यहाँ। हम ये मान के चलते हैं बिजनेस का मालिक अलग है और बिजनेस अलग है, बिजनेस का मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। ये बात समझ में आ गई। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। हम ये मानते हैं अगर ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई तो बिजनेस के ऊपर ये लायबिलिटी है कि ये लौटा के देना है पैसा। हम ये माने बिजनेस एक अलग इंसान है और ओनर एक अलग इंसान है। अगर बिजनेस से मान लो ओनर कोई ले रहा है, बिजनेस है, बिजनेस कुछ ओनर से ले रहा है तो वो लौटाना पड़ेगा। बिजनेस ने पैसा निकाल लिया, मान लो ड्राइंग क्या है, ड्राइंग का मतलब जो अमाउंट निकाली है, तो कोई गुड्स निकाली है या कोई एसेट टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल यूज। जब कोई किसी प्रोपराइटर द्वारा, मालिक द्वारा, जब कोई या तो अमाउंट निकाली हो बिजनेस से, या एसेट निकाली हो बिजनेस से, या गुड्स निकाली हो बिजनेस से फॉर द पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब वो घर के लिए यूज हो रहा है ना। जैसे मान लो एक राशन की दुकान है, बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक राशन की दुकान है, राशन की दुकान में मान लो चीनी है। अब चीनी मान लो हमें घर के लिए ही चाहिए, तो चीनी हमने मान लो 50 किलो हमने चीनी घर के लिए रख ली। बिजनेस से, वो बिजनेस है हमारा, बिजनेस से हमने चीनी को विड्रॉ कर लिया। चीनी हमारे लिए गुड्स हो गया, गुड्स है जिसको हमने बेचने के लिए खरीदा था, हमने गुड्स को वो विड्रॉ कर लिया फॉर द पर्सनल यूज, है ना। उसको हम कह देते हैं ड्राइंग। देखो बिजनेस में पैसा लगाने को कहते हैं कैपिटल, और पैसा निकाल लिया या गुड्स निकाल लिए या कोई एसेट निकाली फॉर द पर्सनल यूज, उसको हम कह देते हैं ड्राइंग।
ड्राइंग का मतलब सिंपल क्या है, द अमाउंट या गुड्स या एसेट टेकन बाय द प्रोप्राइटर, मालिक द्वारा ले लिया जाए फॉर द पर्सनल यूज, जब कोई ड्राइंग कर ली जाए। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। मान लो बिजनेस का रेफ्रिजरेटर है, बिजनेस का फ्रिज घर ले गए, उसे घर पे यूज कर रहे हैं, तो ये एसेट विड्रॉ कर ली, तो ये भी क्या कहलाई जाएगी, ड्राइंग कहलाई जाएगी। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ये चीज समझ में आ गई आपको? आगे ध्यान देते हैं जल्दी से। आगे क्या लिखा है, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है, लाइबिलिटी मतलब सिंपल कर्जा, है ना। ये वर्ड मुझे लगता है सुना नहीं होगा आपने, लाइबिलिटीज, लेकिन कर्जा तो सुन रखा होगा। कर्जा किसको कहते हैं, लाइबिलिटी मतलब जब हमने किसी से उधार लिया हो उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। लाइबिलिटी का मतलब जब हमने सिंपल किसी से कुछ कर्जा लिया, या तो बैंक से उधार लिया या फ्रेंड से उधार लिया, जरूरी नहीं है पैसा ही उधार लिया हो, कई बार हम गुड्स भी उधार लेते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस बिना उधारी के तो चलता नहीं है। बिजनेस ये मानो अगर जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस है उतना ज्यादा बिजनेस के पे लाइबिलिटी होगी। तो लाइबिलिटी मतलब सिंपल क्या होता है, कर्जा, है ना। जहां पर कर्जा मतलब सिंपल हमें पता है, हमने या तो गुड्स या कोई पैसा किसी से उधार लिया है, उसको हम कह देते हैं लाइबिलिटी। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइबिलिटी इज द अमाउंट पेबल बाय द एंटिटी और द एंटरप्राइज टू द आउटसाइडर और द प्रोप्राइटर। देखो लाइबिलिटी का मतलब सिंपल क्या है, लाइबिलिटी का मतलब द अमाउंट पेबल। पेबल मतलब होता है ऐसा अमाउंट जो पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। जैसे मान लो बैंक से लोन लिया तो वो कहीं ना कहीं पे चुकाना पड़ेगा वो कुछ टाइम बाद। मान लो ऐसा नहीं है उधार लेंगे जब ही जाके लाइबिलिटी मानी जाएगी। जैसे मान लो बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है हमने, एग्जाम्पल के रूप में मान लो बिजनेस है, बिजनेस में बिल्डिंग हमने रेंट पे ले रखी है, और मान लो हमने 5 महीने से रेंट नहीं दिया। मान लो 1 महीने का रेंट 10,000 है एग्जाम्पल के रूप में, तो 5 महीने का रेंट 50,000 का रेंट हमारे ऊपर चढ़ गया, बकाया है, आउटस्टैंडिंग, उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग। तो 5 महीने का रेंट, 5 महीने हमने बिल्डिंग को यूज कर लिया लेकिन 5 महीने का रेंट नहीं दिया, तो 5 महीने का रेंट जो है ना वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी मानी जाएगी, वो हमारे ऊपर कर्जा है, क्योंकि वो उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, मान लो आपने स्कूल में 3 महीने की फीस, आपकी स्कूल में 3 महीने की फीस पेंडिंग है, आपकी स्कूल में 3 महीने की फीस पेंडिंग है, आपने स्कूल से सर्विस तो ले ली लेकिन वो पेमेंट करना बाकी है। अब वो पेमेंट करना बाकी है, फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी, फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी, उसी को हम लाइबिलिटी कह देते हैं। क्या बोला है, सिंपल ध्यान से समझना बिल्कुल। लाइबिलिटी इज द अमाउंट पेबल। अमाउंट पेबल, पेबल मतलब होता है पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, किसको, एंटिटी द्वारा या इंटरप्राइज द्वारा, या तो आउटसाइडर को या प्रोप्राइटर को। मैं एक चीज बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ सिंपल आपको। देखो मैंने अभी बताया तो मैं, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ध्यान से सुनना, अभी सारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। अब ओनर क्या लगाता है, अभी हमने सीखा था, ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है जिसको हम कैपिटल कहते हैं। ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल। अब बिजनेस के ऊपर ये लाइबिलिटी है, बिजनेस के ऊपर ये लाइबिलिटी है कि ये लौटा के देना है विद इंटरेस्ट ओनर को। मेरी बात सुनो, बिजनेस ने, ओनर ने क्या करा, कैपिटल दी बिजनेस को। हम क्या मान रहे हैं, बिजनेस एक अलग इंसान है। अब बिजनेस के ऊपर ये लाइबिलिटी है, बिजनेस के ऊपर ये कर्जा है, ये पैसा लौटा के देना है विद इंटरेस्ट कुछ टाइम बाद, फ्यूचर में ये पैसा लौटाना है ना। द अमाउंट पेबल टू द प्रोप्राइटर, ये लेकिन मानी जाती है इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई द कैपिटल इज कंसीडर एज अ लाइबिलिटी। तो कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है, कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है बिजनेस के ऊपर, सिंपल सी बात है, हम ये मान के चलते हैं ओनर अलग है बिजनेस अलग है। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी है कि ये पैसा लौटा के देना है फ्यूचर में, इसलिए लाइबिलिटी कंसीडर करी जाती है। लेकिन कैसी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि ये उधार किसने दिया है, बिजनेस को उधार किसने दिया है, अंदर के किसी व्यक्ति नहीं, बिजनेस का ही तो ये अंदर के व्यक्ति है ओनर, है ना। तो इंटरनल लाइबिलिटी मानी जाती है कैपिटल। ये चीज समझ में आ गई। अब पढ़ लेते हैं एक बार कॉन्सेप्ट क्या लिखा है। द अमाउंट पेबल बाय द एंटिटी टू द आउटसाइडर, या तो बाहर वालों को या प्रोप्राइटर को। देखो 2 टाइप की लाइबिलिटी होती है, सिंपल लाइबिलिटी होती है 2 तरीके की, इंटरनल और एक्सटर्नल। लाइबिलिटी होती है 2 टाइप की, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर के लोग से उधार लिया, अंदर का मतलब सिंपल वो ओनर हो जाएगा। ओनर से अगर उधार लिया, उधार कुछ नहीं होता, वो एक तरह से कैपिटल होती है ना। एक बार पढ़ लेते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी इज द लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर और प्रोप्राइटर। इंटरनल लाइबिलिटी उसको कहते हैं जब ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो बिजनेस में इंटरनल लाइबिलिटी, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के ऊपर ये इंटरनल लाइबिलिटी है, अंदर के किसी व्यक्ति की लाइबिलिटी है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। आउटसाइडर लाइबिलिटी किसको कहते हैं या एक्सटर्नल लाइबिलिटी किसको कहते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब बाहर से किसी से उधार लिया, जैसे बिजनेस है, बिजनेस में से बाहर से किसी से उधार लिया, या तो बैंक से उधार लिया या किसी फ्रेंड से उधार लिया, या आउटसाइडर हो गए, किसी क्रेडिटर, अभी बताऊंगा क्रेडिटर क्या होता है,
किसी इंसान से उधार लिया उसको हम क्रेडिटर कह देते हैं, है ना। जरूरी नहीं है पैसों का ही उधार लेते हैं, गुड्स का भी लेन देन हो जाता है कई बार क्रेडिट पे, उधार पे, है ना। हमने उधार माल मंगवा लिया, तो ये भी एक तरह से एक्सटर्नल लायबिलिटी मानी जाएगी। तो लायबिलिटी मतलब सिंपल सी बात है, लायबिलिटी मतलब द अमाउंट पेबल इन द फ्यूचर बाय द एंटिटी, है ना। समझ में आ गया? द अमाउंट पेबल इन द फ्यूचर, द अमाउंट पेबल बाय द एंटिटी, या तो आउटसाइडर को या प्रोपराइटर को, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं सिंपल लायबिलिटी। लायबिलिटी दो तरह की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल ओनर को जो पैसा देना है, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी के ओनर का पैसा लौटाना है, और एक्सटर्नल मतलब किसी बाहर के व्यक्ति को पैसा लौटाना है, उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी कह देते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, है ना। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या लिखा है? द लायबिलिटी विच अराइज फ्रॉम द क्रेडिट ट्रांजेक्शन और द लोन टेकन। एक्सटर्नल लायबिलिटी कब होती है? या तो हमने उधार लिया हो, उधार कोई ट्रांजेक्शन करी हो, उधार माल मंगवाया हो या कुछ भी, या फिर हमने लोन लिया हो, है ना। इस कारणवश ये हो सकता है, अदरवाइज ये एक्सटर्नल लायबिलिटी तो होती नहीं। और इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? जब बिजनेस में पैसे लगाया हो ओनर ने, है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। अब लायबिलिटी होती है दो तरीके की, वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है दो तरीके की। एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है दो तरीके की, पहला करंट लायबिलिटी और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटी होती है दो तरीके की, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। देखो कहते लायबिलिटी किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। करंट मतलब किसको कहते हैं? करंट मतलब अभी की, करंट मतलब हाल ही की, है ना, अभी की। कहते नहीं है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का मतलब अभी के जो अफेयर्स चल रहे हैं, है ना। तो करंट लायबिलिटी मतलब अभी के लिए जो लायबिलिटी, अभी के लिए जो कर्जा है, अभी के लिए मतलब ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल से कम के लिए है, 1 साल से कम में उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। ऐसी लायबिलिटी, बिजनेस के ऊपर एक ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल से कम में उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, है ना। तो सिंपल क्या लिखा है? करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन द 12 मंथ या 1 ईयर कह दो। ऐसी लायबिलिटी जो कि पेबल है, पेबल मतलब जो पे करनी पड़ेगी, विद इन द 1 ईयर, विद इन 1 ईयर का मतलब 1 साल से अंदर ही अंदर उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। ये लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होती है। ये समझ में आ गया? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं। करंट लायबिलिटी में पहला आता है क्रेडिटर। अब साथ साथ पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल बेसिक से। क्रेडिटर किसको कहते हैं? क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिससे हमने या तो पैसा उधार लिया हो या हमने गुड्स उधार लिया हो। जिस इंसान से हम कुछ उधार ले रहे हैं वो पर्सन हमारे लिए क्रेडिटर हो जाता है। ध्यान से सुनना, दोबारा से बता रहा हूँ मैं। वो पर्सन जिससे हमने उधार लिया हो, या तो गुड्स उधार लिया हो या पैसा उधार लिया हो, उसको हम कह देते हैं क्रेडिटर। ये बात समझ में आ गई? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल किसको कहते हैं? बिल पेबल भी बिल्कुल सेम है। वो पर्सन जिससे हमने उधार लिया वो तो क्रेडिटर हो गया। अगर उसने हमें बिल बना के दे दिया, मान लो किसी दुकानदार पे हम गए और उसने हमें बिल बना के दे दिया कि इतने इतने का सामान खरीदा, ये बिल है, इस बिल की पेमेंट करनी है आपको 3 महीने बाद, 3 महीने की डेट डाल दी कि 3 महीने के बाद आपको इस बिल की पेमेंट करनी है, तो वो बिल हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगी। बिल पेबल का मतलब ऐसा बिल जिसकी हमें पेमेंट करनी है। बिल्स पेबल मतलब ऐसा बिल जिसकी हमें पेमेंट करनी है। जैसे बिजली का बिल भी मान सकते हो, हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी पूरे महीने, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी, और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के बाद जो लास्ट में बिल आता है वो हमारे लिए बिल्स पेबल है। वो हमारे लिए क्या है? बिल्स पेबल। ऐसा बिल जिसकी हमें पेमेंट करनी है फ्यूचर में। ये बात समझ में आ गई? तो क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिससे हमने उधार लिया उसकी पेमेंट करनी है, और बिल्स पेबल मतलब वो पर्सन जिसने हमें बिल बना के दे दिया, अब वो बिल हमारे लिए लायबिलिटी है, उस बिल की पेमेंट हमें करनी होगी, बिल्स पेबल कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग अभी मैंने बताया भी था। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसे खर्चे जो हमने कर लिए लेकिन पेमेंट उसकी बाकी है। जैसा भी मैंने बताया था, हमने बिल्डिंग को 5 महीने यूज़ कर लिया, उसका रेंट हम पे नहीं कर पाए, अभी हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है रेंट, अभी हमारे ऊपर कर्जा है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग को कहते हैं हिंदी में बकाया, पेंडिंग जो है। जैसे स्कूल की फीस पेंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग मानी जाएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो हमने कर लिए, खर्चे हो गए, बस उसकी पेमेंट करनी बाकी है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है। 1 साल से कम में उसकी पेमेंट हमें करनी होगी। 1 साल से ज़्यादा तो कोई रुक नहीं सकता। क्रेडिटर की, बिल्स पेबल की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, ये 1 साल से कम में उसकी पेमेंट हमें करनी ही करनी है। और लास्ट है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम सर ये लायबिलिटी क्यों है? देखो एक चीज़ समझना बड़े ध्यान से। अगर हमें इनकम एडवांस में मिल गई तो ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि अभी तक हमने वो इनकम कमाई नहीं।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो कोई ट्यूशन टीचर है, ट्यूशन टीचर को मान लो सारे बच्चों की फीस एडवांस में मिल गई। अब वो टीचर के ऊपर लाइबिलिटी हो गई, कर्जा हो गया वो, है ना। वो कर्जा इसलिए हो गया कि वो अब पैसा तो आ गया, अब वो काम करके देना है, उन्हें पढ़ाना है अब, है ना। ये कर्जा क्यों हो जाता है? जैसे हमने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दी तो उसके ऊपर ये लाइबिलिटी मानी जाएगी जब तक उसने वो काम नहीं करा, है ना। जब तक उसने काम नहीं करा, उसे पहले ही पैसा मिल गया तो ये लाइबिलिटी है, उसको काम ही करके देना है उसके ऊपर जब तक कर्जा रहेगा। समझ में आ गया? अब मान लो मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, तो अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ मुझे एडवांस में पैसा मिल जाता है, अभी मैंने काम नहीं करा, एडवांस में पैसा मिल गया, तो यहाँ पर मेरे ऊपर ये लाइबिलिटी मानी जाएगी क्योंकि अभी मैंने काम करा नहीं है, पैसा पहले मिल गया। अभी तक ये कर्जा है जब तक मैं काम उसे करके नहीं दूंगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये एडवांस इनकम भी क्या होता है? लाइबिलिटी होती है। एडवांस इनकम भी क्या होता है? लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये एडवांस में जो इनकम मिलती है ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर लाइबिलिटी इसलिए है, हमने अभी काम करा नहीं है उसका, हमने गुड्स एंड सर्विस दिए नहीं है और हमें एडवांस में पैसा मिल गया, जब तक के लिए हमारे ऊपर लाइबिलिटी मानी जाएगी, कर्जा माना जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? करंट लाइबिलिटी का मतलब सिंपल ऐसी लाइबिलिटी जो 1 साल से कम में उसकी पेमेंट करनी होगी। तो ये जितनी भी लाइबिलिटी है ये ऐसी लाइबिलिटी है जो 1 साल से कम में पेमेंट करनी होती है जिसको हमें, है ना। एडवांस अगर हमें मिलेगा तो 1 साल में 1 साल से ज़्यादा को तो एडवांस मिल ही नहीं सकता। 2 महीने 3 महीने वो सेट ऑफ हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने की लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी लाइबिलिटी जो 1 साल से कम तक चले वो करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट इसका उल्टा, नॉन करंट मतलब जो करंट नहीं है, जो अभी की नहीं है, जो लंबे समय के लिए लाइबिलिटी। द नॉन करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए लाइबिलिटी है, उसको हम कह देते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जो 1 साल से ज़्यादा के लिए लाइबिलिटी है, जैसे लॉन्ग टर्म बैंक लोन। जब बैंक से हम लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब 10-15 साल के लिए, तो 10-15 साल में जाके पेमेंट होगी, तो 1 साल से ज़्यादा है तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। मीडियम टर्म बैंक लोन मान लो 2-3 साल 5 साल के लिए, है ना। अगर इतने साल के लोन ले रहे हैं तो वो भी 1 साल से ज़्यादा के लिए लाइबिलिटी है, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। ये बात समझ में आ गई? करंट लाइबिलिटी 1 साल से कम में पेमेंट करनी होगी, नॉन करंट लाइबिलिटी 1 साल से ज़्यादा के लिए पेमेंट करनी है ना। 1 साल से ज़्यादा के लिए हमारे ऊपर लाइबिलिटी। हम जल्दी से देख लेते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या होते हैं सर? एसेट मतलब सिंपल होता है संपत्ति। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति क्या होता है? वो इकोनॉमिक रिसोर्स बिजनेस के, ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स जो बिजनेस में या तो पैसा कमा के दे रहे हो या फ्यूचर में उसे बेच कर, है ना, फ्यूचर में उससे पैसा आ जाएगा, ऐसी चीज़ एसेट किसको कहते हैं? एसेट मतलब संपत्ति ऐसी जो या तो वो इकोनॉमिक रिसोर्स हैं जिस रिसोर्स से हम आज पैसा कमा पा रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मशीनरी है, बिजनेस में जो मशीन है जिससे प्रोडक्शन हो रहा है, जिससे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करा जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या कमाया जा रहा है? उसकी वजह से पैसा कमाया जा रहा है, पैसे को जनरेट कराया जा रहा है, तो यहाँ पर वो एसेट हो गया। लैंड है, बिल्डिंग है, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्स माने जाएं। तो एसेट क्या है? द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द एंटिटी और द एंटरप्राइज विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देंगे, फ्यूचर में पैसा कमा के देंगे, या जिसको बेचकर फ्यूचर में पैसा आ सकता है, उसको हम एसेट कह देते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गई? एसेट मतलब ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स बिजनेस के, इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब जिससे पैसा आ सके, ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स बिजनेस से जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देंगे। ये भी 2 टाइप, वैसे 3 टाइप के होते हैं पर मेनली 2 टाइप के हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है? अभी हमने पढ़ा। करंट किसको कहते हैं? जो 1 साल से कम होता है। तो करंट एसेट ऐसी एसेट्स, करंट एसेट मतलब ऐसी एसेट जो 1 साल से कम में, 1 साल से कम में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्या लिखा है? करंट एसेट आर द एसेट ऑफ द एंटिटी और इन द एंटरप्राइज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। बोला है 1 साल से कम में ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। लाइबिलिटी क्या था? 1 साल से कम में पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर क्या है? 1 साल से कम में पैसा आ जाएगा हमारा, है ना। 1 साल से कम में उसको बेचकर पैसा आ जाएगा। जैसे सबसे बढ़िया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तो पहले बात, तो कैश इन हैंड का मतलब जो फिजिकल फॉर्म में हमारे पास पैसा है वो तो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है ही, ठीक है। अब डेटर क्या होते हैं? डेटर एक शब्द आता है डेटर। डेटर मतलब क्रेडिटर का उल्टा होता है। क्रेडिटर मतलब कौन पर्सन? जिससे हमने उधार लिया। अब डेटर मतलब कौन पर्सन? डेटर मतलब जिसको हमने उधार माल दिया। हमने जिसको उधार दिया, पैसा उधार दिया हो या सामान उधार दिया हो या कोई एसेट उधार दी हो, वो हमारा पर्सन डेटर कहलाया जाएगा।
जैसे हमने कोई पैसा किसी को उधार दिया, हमने किसी को पैसा उधार दिया तो वो हमारा परसेंट डेटा कहलाया जाएगा, वो हमारे लिए एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि हमने पैसा उधार दिया तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमें पैसा लौटा के देगा, कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमें पैसा लौटा के देगा, तो हमारे लिए एसेट है। फ्यूचर में जो भी पैसा लौटा के दे, फ्यूचर में जिससे पैसा आए, वो हर चीज़ एसेट है ना। एसेट का मतलब, अब जैसे डेटर है, डेटर का मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब ऐसे पर्सन को हमने पैसा दे दिया जहाँ से पैसा रिसीवेबल है। रिसीवेबल मतलब पैसा आने वाला है, पैसा रिसीव होगा फ्यूचर में, ठीक है। डेटर मतलब अभी आगे पढ़ेंगे वैसे सारी चीज़ें, डेटर वगैरह सारी चीज़ें। डेटर मतलब वो पर्सन जिसे हमने उधार दिया है ना, वो भी 3 महीने 6 महीने में हमें पैसा दे देगा। हमने किसी को उधार दिया, वो 3 महीने 6 महीने में हमें पैसा दे देगा, 1 साल से कम में हमें कैश दे देगा, ठीक है। अब इन्वेंट्री या स्टॉक, अब बिजनेस में सर स्टॉक क्या होता है अभी पता तो आपको बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अकाउंट में जो बेसिक टर्म है ना, इसलिए तो ये चैप्टर शुरुआत में ही रखा गया। और शुरुआत में सारे टीचर इसको क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं ताकि बेसिक टर्म्स जब पता चलेंगे, अकाउंट्स तो असली जब चालू होगी, ठीक है नहीं। अभी बेसिक टर्म्स करने के बाद हम सारे चैप्टर उसके बाद चालू करेंगे, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर स्टॉक किसको कहते हैं? स्टॉक मतलब बिजनेस में जो होता है ना माल, जिसको हमने बेचने के लिए खरीदा है। जैसे एग्जाम्पल के में मान लो साड़ी की दुकान है, तो साड़ियों की दुकान में जो साड़ियाँ हैं वो क्या है? स्टॉक है। वो क्या है? बिजनेस में स्टॉक है, उसको बेच कर पैसा आएगा। अब मैं बताता हूँ, मोबाइल की शॉप है, मोबाइल की शॉप में मोबाइल क्या है? स्टॉक है। गाड़ी का शोरूम है, गाड़ी के शोरूम में गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ हैं वो हमने बेचने के लिए खरीदी हैं, वो हमारे लिए स्टॉक है। तो स्टॉक वो चीज़ होती है जिसको हमने बेचने के लिए खरीदा है ना। तो स्टॉक भी क्या है? ये हमारा 1 साल से कम में बिक जाएगा। स्टॉक जनरली 1 साल से कम में बिक जाता है ना। स्टॉक भी 1 साल से कम में बिक जाएगा तो करंट एसेट माने जाएंगे। ये हो गया। बिल रिसीवेबल, देखो एक वहाँ था बिल्स पेबल, लाइब्रेरी में था बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब ऐसा बिल जिसकी हमें पेमेंट करनी है, लेकिन बिल रिसीवेबल का मतलब होता है ऐसा बिल जिससे पैसा रिसीवेबल है। रिसीवेबल मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आएगा फ्यूचर में, ऐसा बिल जिससे हमें पैसा आएगा। मान लो हमने किसी को उधार दिया तो डेटर है, लेकिन बिल बना के दे दिया कि ये सामान खरीदा, बिल है, बिल दे दिया अगर, तो बिल हमारे लिए एसेट है। वो बिल से पैसा आने वाला है, वो बिल हमारे लिए एसेट है, तो उसको कह देते हैं बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल है ऐसा बिल जिससे पैसा रिसीवेबल है, पैसा रिसीव होगा फ्यूचर में, ये भी एसेट है, ये भी 1 साल से कम में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करिए शॉर्ट टर्म के लिए, जिसको एकदम से बेच सकते हैं। मान लो किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हमने शॉर्ट टर्म के लिए, उसे कभी भी बेच सकते हैं और कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। प्रीपेड एक्सपेंस, अब सुनना पड़े ध्यान से। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ऐसे खर्चे जो अभी हुए भी नहीं है और हमने पहले ही पे कर दिए। प्रीपेड का मतलब पहले ही पे कर देना, और जब हम खर्चों को पहले ही पे कर देते हैं ये हमारे लिए एसेट हो जाती है। एग्जाम्पल में जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब हमने खर्चे कर लिए लेकिन पेमेंट बाकी है, फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी थी। अब यहाँ पर क्या कर दिया? प्रीपेड, पहले ही पे कर दिया। अभी हमने स्कूल में 3 महीने पढ़े भी नहीं, 3 महीने की फीस पहले ही दे दी, 3 महीने की फीस एडवांस में दे दी, तो हमारे लिए एसेट है ये। 3 महीने अब कुछ नहीं देना, बस पढ़ना है ना। तो 3 महीने के लिए एसेट हो गई, 3 महीने बाद फिर ये दोबारा से ये एसेट खत्म हो जाएगी। तो ये एक ऐसी एसेट है जो 1 साल से कम में खत्म हो जाती है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ऐसे खर्चे जो हमने पहले ही पे कर दी। हमने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, हमने 5 महीने का रेंट पहले ही दे दिया, प्रीपेड पहले ही पे कर दिया, अभी हमारे ऊपर रेंट चढ़ा भी नहीं है, पहले ही पे कर दिया, तो वो हमारे लिए एसेट है 5 महीने के लिए। ये चीज़ समझ में आ गई। जल्दी से देख लेते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब वही जो 1 साल से ज़्यादा के लिए चले, ऐसी एसेट जो लॉन्ग टर्म यूज़ में आए, बिजनेस के लॉन्ग टर्म यूज़ में आए, जिसे हमने बेचने के लिए खरीदा नहीं है। सिंपल मैं बताऊँ, बिजनेस में जो ज़मीन है, बिजनेस की जो लैंड है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये चीज़ हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी। ये तो चलो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी बल्कि अपने यूज़ के लिए खरीदी। सिंपल मैं बताता हूँ, जैसे दुकान है, दुकान में जो फर्नीचर होता है, जो रैक वगैरह होती हैं, जो मान लो काउंटर होता है, ये चीज़ उन्होंने बेचने के लिए नहीं खरीदी, ये तो क्या है, ये तो वो सालों साल यूज़ करेंगे, तो ये तो फिक्स एसेट मानी जाती है। नॉन करंट एसेट का दूसरा नाम फिक्स एसेट भी होता है। फिक्स एसेट मतलब ऐसी एसेट जो फिक्स है, जनरली बहुत जल्दी चेंज नहीं होंगी। जैसे ज़मीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, ये सब क्या है, बिजनेस के लॉन्ग टर्म यूज़ में आने वाली है, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए एसेट है, 1 साल से ज़्यादा के लिए संपत्ति है। जैसे तुम देख रहे हो ज़मीन है, बिल्डिंग है,
प्लांट मशीनरी मतलब वही मशीनरी पूरी, है ना। प्लांट किसको कहते हैं? मशीनरी का सम, छोटी मोटी मशीन जब कई सारी कनेक्टेड रहती हैं आपस में, उसको प्लांट कह देते हैं, है ना। तो प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल यूज में आते हैं, कई बार डिलीवरी पार्टनर होते हैं, वो मतलब हमें माल इधर से उधर भिजवाना है, तो मोटर व्हीकल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमने 5 साल 10 साल के लिए करी है, तो वो बहुत जल्दी बिकने वाली है नहीं, 1 साल से ज़्यादा के लिए हमारी एसेट है। या गुडविल होता है बिजनेस का जो नाम है, बिजनेस की जो गुडविल है वो लॉन्ग टर्म है। बिजनेस का गुडविल अभी समझेंगे, है ना, अगली स्लाइड में। गुडविल का मतलब होता है बिजनेस की रेपुटेशन, है ना। बिजनेस की रेपुटेशन सालों साल चलती है, ये भी एक फिक्स एसेट मानी जाती है। अभी बताता हूँ मैं सारी चीज़, है ना, अभी बताता है, ठीक है। नहीं तो सिंपल क्या है, करंट एसेट क्या है? करंट एसेट मतलब ऐसी एसेट जो 1 साल से कम में कैश में कन्वर्ट हो जाए, और नॉन करंट एसेट ऐसी एसेट जो 1 साल से ज़्यादा के लिए एसेट है, जिसे हमने बेच लेके नहीं खरीदा। आ जाओ, अभी हमने पढ़ा नॉन करंट एसेट क्या होता है। ऐसी एसेट जो क्या है, विच हेल्ड बाय द एंटिटी और एंटरप्राइज नॉट फॉर द रीसेल, है ना। नॉट फॉर द रीसेल का मतलब बिना बेचने के लिए नहीं खरीदा, है ना, बट आर हेल्ड आइदर द इन्वेस्टमेंट और फैसिलिटेट द बिजनेस ऑपरेशन। वो किस लिए खरीदा है? बिजनेस के ऑपरेशन में हेल्प में आएगी, है ना। हमने लैंड बिल्डिंग को क्यों खरीदा? बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ में आती है। हमने मशीनरी को क्यों खरीदा? फर्नीचर को क्यों खरीदा? हमारे बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशन में यूज़ में आती है, इसलिए खरीदा। नॉन करंट एसेट 2 टाइप की होती है, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। ये बहुत ध्यान से सुनना, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल किसको कहते हैं पता है? टेंजिबल मतलब ऐसी एसेट जो कि हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, है ना। लिखा है टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच। टेंजिबल एसेट आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच। इट मे बी द फिजिकल एक्सीडेंट, है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसका, मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, ये सब चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये फिजिकल अपीयरेंस है इनका, है ना। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, ये सब क्या है? टेंजिबल एसेट है। लेकिन इनटेंजिबल किसको कहते हैं? अभी मैंने बताया ना, गुडविल वगैरह। इनटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़, ऐसी एसेट जो हमारी एसेट तो है लेकिन जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना। तो ऐसी एसेट कौन सी है? देखो, इनटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। दे डू नॉट हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जैसे पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब जैसे अपनी कोई चीज़ है, अपनी कोई नॉलेज है ना। जैसे मान लो मैं बताऊँ, ये बुक किसकी है? टी एस ग्रेवाल साहब की बुक है ना, जो अकाउंट्स की बुक है, टी एस ग्रेवाल साहब की बुक है। अब टी एस ग्रेवाल साहब ने जो भी अपनी नॉलेज बुक में लिखी, उस चीज़ को कोई कॉपी ना कर ले, उसका पेटेंट कराना होता है। मान लो हमारी कोई चीज़ है, उसका कोई कॉपी ना कर ले। मान लो हल्दीराम है, अब जो हल्दीराम बिजनेस है, तो उसका जो नाम है उसका उन्होंने पेटेंट करा रखा होगा। पेटेंट सरकार की तरफ से कराना होता है, एक सर्टिफिकेशन होता है कि हमारे इस नाम को कोई कॉपी ना कर ले। तो पेटेंट हमारे लिए एसेट है। अगर कोई कॉपी करेगा तो हम जितना पैसा मांगेंगे हमें देना पड़ेगा, है ना, हमें वो इतना पैसा देगा। तो पेटेंट है या गुडविल है। गुडविल का मतलब भी ये हो गया, बिजनेस का नाम, बिजनेस की रेपुटेशन। बिजनेस की गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। बिजनेस का नाम ही काफ़ी है बस खाली। जैसे टाटा, है ना, टाटा का नाम सुनते ही बिजनेस तो चलना ही है, ये मानो, है ना। रिलायंस, तो ये सब क्या है? ये इन्होंने बिजनेस में नाम बना लिया है, इन्होंने मार्केट में नाम बना लिया है। अब मार्केट में नाम बना लिया है तो गुडविल इनकी बन चुकी है। तो ये किसी भी लाइन में बिजनेस करेंगे तो जनरली 99.99% चांस है कि इनका बिजनेस सफल होगा। तो गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होती है किसी भी बिजनेस की। जैसे सबसे बढ़िया, अब रेस्टोरेंट के नाम पे हल्दीराम है। हल्दीराम नाम सुनते ही, अब मान लो कोई नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं हम, कोई नया रेस्टोरेंट अपने नाम से खोलना चाहता है तो पहले दिन से नहीं चलेगा। लेकिन अगर हल्दीराम का नाम खरीद लिया, उस नाम खरीदने को कहते हैं फ्रेंचाइजी ले लेना। फ्रेंचाइजी ले ली उसकी, और फ्रेंचाइजी ऐसे तो मिलेगी नहीं, पैसा भरना पड़ेगा। मान लो 1.5 करोड़ में फ्रेंचाइजी मिली हल्दीराम की, हल्दीराम का नाम खरीद लिया, उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे बिजनेस करा तो पहले दिन से ही अच्छी सेल आएगी। तो यहाँ पर गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ट्रेडमार्क मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क मतलब जैसे जो नाम है वो जिस वे में लिखा है, जैसे तुम देखो उमा है, उमा लिखा रहता है जिस वे में, और वो चीता जो बना रहता है ऐसा, है ना।
समझ पा रहे हो ना? जो पूमा है उसका जो चीता सा वो जो लोगो बना रहता है, नाइकी है, नाइकी का ऐसा है वो टिक लगा रहता है, ठीक है। एडिडास है, एडिडास का कुछ ऐसा इस टाइप का लोगो होता है, कुछ इस टाइप का कुछ लोगो होता है एडिडास का। तो ये जो लोगो है, ये जो डिज़ाइन है, इस चीज़ को कोई कॉपी ना कर ले, उसका ट्रेडमार्क कराना होता है हमें। जैसे विशाल मेगा मार्ट जिस वे में लिखा है, वो फॉन्ट, वो कलर, वो शेप, वो सारी चीज़ वो कोई कॉपी ना कर ले, वो टैगलाइन कोई कॉपी ना कर ले, उसको कह देते हैं हम क्या, वो ट्रेडमार्क है। पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना, बस इसको फील करा जा सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में जो हमारा सॉफ्टवेयर है हमारा खुद का, मान लो माइक्रोसॉफ्ट है ना, तो ये क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, ये कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो इसकी है नहीं, लेकिन ये भी एक एसेट है, ये भी चीज़ बिकती है, ये भी एसेट मानी जाएगी। तो ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट मानी जाएगी। इंटेंजिबल एसेट मतलब ऐसी एसेट जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये चीज़ समझ में आ गई। टेंजिबल एसेट जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, ये सारी चीज़। अब करंट एसेट अभी हमने पढ़ा था, करंट एसेट ऐसी एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश इन 1 ईयर लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम में जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, 1 साल से कम में जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, 1 साल से कम में जो पैसा में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कह देते हैं करंट एसेट। ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई। लास्ट फिक्टिशियस एसेट, देखो 3 टाइप की एसेट होती है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट बिल्कुल अच्छे से तरीके से समझ लिए, बिल्कुल बेसिक से मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, है ना। फिक्टिशियस एसेट समझ में फिक्टिशियस एसेट्स ऐसी एसेट होती है, ऐसे खर्चे होते हैं, है ना, जो हमने खर्चे करे, जो हमने खर्चे 1 साल करे 1 साल के अंदर, ध्यान से सुना, ऐसे खर्चे जो हमने करे 1 साल के अंदर, लेकिन वो उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा। जैसे एडवर्टीजमेंट, जैसे ये एडवर्टीजमेंट दिख रही है आपको, एडवर्टीजमेंट अगर हम करते हैं, बिजनेस का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे हाईवे पे जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती है, उसका एरिया वाइज रेंट जाता है। टीवी पे जो 15 सेकंड की क्लिप है, उसका कई करोड़ रुपए जाते हैं, वो एक्टर वगैरह ले भी जाते हैं, है ना। जिस चैनल पे ऐड चलेगा वहाँ पे भी पैसा खिलाना पड़ता है। ये जो बड़े बड़े मॉल है, वहाँ पर अगर हमारे ऐड चल रहे हैं तो वहाँ पर भी दुनिया भर का पैसा हमें देना होता है। तो एडवर्टीजमेंट में दुनिया भर का पैसा खर्च होता है, और करना हमें मान लो 1 साल में पड़ेगा। मान लो एग्जाम्पल के रूप में, मान लो अभी ये 2026-27 चल रही है, 2026-27 के अंदर हमने खर्चा करा, हमने एडवर्टीजमेंट का खर्चा करा, उसका देखो खर्चा मान लो एग्जाम्पल में मैं चलो कम ही मान लेता हूँ, 15 करोड़ का खर्चा हुआ एडवर्टीजमेंट में, 15 करोड़ का खर्चा हुआ, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट का जो फ़ायदा है वो हमें मान लो 5 साल तक मिलेगा। 5 साल तक वो ऐड चलेगा, है 5 साल तक वो ऐड चलेगा। तो हम ये नहीं कह सकते खर्चा हमारा इस साल ये हुआ है 15 करोड़ का, हम ये नहीं कह सकते कि 15 करोड़ बस इसी साल का खर्चा है। जब वो 5 साल चलेगा, 15 करोड़ का ऐड इस साल का खर्चा हुआ, लेकिन इस साल का ही खर्चा नहीं मानेंगे, सिर्फ 5 साल चलेगा तो 5 साल में उसे डिवाइड कर देंगे, तो हर साल 3-3 करोड़ का खर्चा है ना, हर साल 3-3 करोड़ का खर्चा है। वो 5 साल के लिए हमारे लिए एसेट हो गई, ये 5 साल है तो हर साल 3-3 करोड़ का खर्चा हुआ वो, है ना। तो आज अगर 15 करोड़ का खर्चा कर दिया, 5 साल कुछ नहीं करना, 15 करोड़ आज खर्च कर दिए, 5 साल बिल्कुल हमारे एडवर्टीजमेंट को देखकर हमारी सेल बढ़ेगी, ठीक है। तो 5 साल तक हमें वो बेनिफिट मिलता रहेगा, तो फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलता जा रहा है वो ही हमारी एसेट है। तो फिक्टिशियस एसेट जल्दी से समझ लेते हैं क्या है। फिक्टिशियस एसेट आर द एसेट्स, दे आर नाइदर टेंजिबल एंड नॉर इनटेंजिबल, दे आर एक्सपेंसेस और लॉसेज। ये एक्सपेंस है, ये लॉसेज हैं जो रिटर्न ऑफ नहीं होते 1 ईयर में, जो 1 साल के लिए चार्ज नहीं होते। ये 1 साल का खर्चा नहीं है, 1 साल में जाके रिटर्न ऑफ नहीं होगा। अगर ये खर्चा आज हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि आज का इतना खर्चा हो गया। 5 साल अगर वो एडवर्टीजमेंट चलेगा तो 5 साल में वो खर्चा डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लो 1 लाख का एक फ़ोन खरीदा, मोबाइल फ़ोन खरीदा 1 लाख का, 1 लाख का एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, और वो मान लो 4 साल चलेगा, ठीक है। तो क्या मैं ये कह दूँ इस साल हमारा 1 लाख का खर्चा हो गया? जब वो 4 साल चलेगा तो हर साल 25 हज़ार का खर्चा है वो। तो यही बात है, यहाँ पर 15 करोड़ का ऐड हुआ, एडवर्टीजमेंट हुआ, लेकिन वो 5 साल चलेगा, है ना। तो ऐसे खर्चे जो रिटर्न ऑफ नहीं होते 1 ईयर में, बल्कि वो क्या करते हैं, वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक चलते हैं, 1 साल से ज़्यादा के लिए चलते हैं। खर्चे हुए इस साल में, लेकिन उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता रहा, वो ख़त्म बहुत ज़्यादा सालों में जाके होंगे।
15 करोड़ आज खर्च हो गया, लेकिन 5 साल तक उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एसेट है। 5 साल तक हमें कुछ पैसा नहीं देना, बस उससे उसका हमें फ़ायदा मिलता रहेगा। एडवर्टीजमेंट का फ़ायदा बहुत बड़ी चीज़ होती है। एडवर्टीजमेंट हमें करा दिया, अब उसे लोग बाग उसे इन्फ्लुएंस होके हमारे गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, फ़ायदा है, ठीक है नहीं। तो उस इसका एग्जाम्पल हो गया, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल फिक्टिशियस एसेट का है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो फिक्टिशियस एसेट ऐसी एसेट जो ऐसे खर्चे जो होते तो 1 साल के अंदर है, लेकिन रिटर्न ऑफ वो कई सालों में जाके होते हैं। रिटर्न ऑफ का मतलब खत्म कई सालों में जाके होंगे वो, है ना। ऐसे खर्चे जो इस साल हो गए लेकिन खत्म कई सालों में जाके होंगे, है ना। समझ में आ गया। रिसीट क्या होता है, रिसीट मतलब क्या होता है, रिसीट मतलब सिंपल पैसा रिसीव होना, है ना। पैसा रिसीव होना उसको क्या देते हैं, रिसीट, है ना। रिसीट आर कैटेगराइज इनटू द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट 2 टाइप की होती है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब क्या हो गया, पैसा रिसीव होना, या तो बिजनेस के डे टू डे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से, या कोई एसेट बेच कर पैसा आना, या कोई लाइबिलिटी से पैसा आना, उसको हम कह देते हैं रिसिप्ट, मतलब रेवेन्यू। सिंपल रिसिप्ट मतलब पैसा आना या तो गुड्स एंड सर्विस को बेच कर, या फिर कोई एसेट वगैरह को बेच कर, या लाइबिलिटी कर कर कोई पैसा आ रहा है, तो उसको कहते हैं रिसिप्ट। 2 टाइप की रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब यहाँ रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, यहाँ पर बिजनेस के डे टू डे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो रेवेन्यू आ रहा है, जो पैसा रिसीव हो रहा है, जो बिजनेस के डे टू डे काम से जो पैसा रिसीव हो रहा है, उसको हम कह देते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब बिजनेस का जो डे टू डे वर्क है, बिजनेस का जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, उससे जो पैसा रिसीव हो रहा है, उससे जो पैसा आ रहा है, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में मान लो स्कूल है, स्कूल में कहाँ से नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से पैसा आ सकता है, फीस का पैसा, है ना, एग्ज़ाम फीस का पैसा, चलो, और बुक्स का पैसा, ड्रेस का पैसा, ये सारी चीज़ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाती है। लेकिन एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं आता, बल्कि जो कभी कभार होता है ना, मतलब बिजनेस का जो रेवेन्यू नेचर की चीज़ नहीं है, या तो उसके लिए कोई एसेट रिड्यूस हो रही होगी, या हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ रही होगी। जैसे मान लो स्कूल में कोई फर्नीचर ख़राब है, फर्नीचर बेच दिया तो वहाँ पर उससे पैसा आ जाएगा। कोई बेंच ख़राब है, बेंच को बेच दिया स्क्रैप में, कबाड़े में बेच दिया, तो वहाँ से कुछ पैसा आ गया, है ना। स्कूल में इतने ज़्यादा एग्ज़ाम पेपर, प्रोजेक्ट फाइल जो इकट्ठी हो जाती हैं बच्चों से, फालतू में बनवा लेते हैं जो, है ना, उससे जितना भी वो रद्दी इकट्ठी होती है, उसे बेच कर जो पैसा आ गया, वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। क्योंकि बिजनेस का ये रेवेन्यू नेचर नहीं है, बिजनेस का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, बिजनेस का डे टू डे काम नहीं है, ये तो कभी कभार होने वाले हैं, है ना। तो कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट, या तो कोई एसेट कम हो रही हो बिजनेस की, या कोई लायबिलिटी बढ़ रही हो। जैसे कर्जा बढ़ गया किसी पे, मान लो कर्जा बढ़ गया, किसी से उधार ले लिया, पैसा तो जब भी आ जाएगा, तो उसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। उधार लेने पे भी पैसा आ जाएगा, किसी से उधार ले लिया, पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी। या कोई एसेट बेच दी, पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी से पैसा आया। लिखा है इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आमतौर पर बिजनेस में जो भी एक्टिविटी करते हैं, उससे जो पैसा रिसीव होता है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना। फॉर्म यूजेज द बिजनेस रिसोर्सेज, बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज़ करके हमने जो नॉर्मल जो भी हमने पैसा कमाया, है ना, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ऐसी रिसिप्ट जो रेवेन्यू नेचर की नहीं है, जो रेवेन्यू नहीं है ना, बल्कि वो या तो लायबिलिटी बढ़ी है उसके कारण पैसा आया है, या एसेट रिड्यूस हुई है उसके कारण हुआ है ना। लिखा है अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सोर्सेज दैट आर नॉट रेवेन्यू नेचर, इट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब ऐसे सोर्सेज से पैसा आना, ऐसे सोर्स से पैसा आना जो बिजनेस का डे टू डे वर्क नहीं है। मैंने बताया ना, अब जैसे स्कूल वालों ने फर्नीचर बेच दिया, या किसी से उधार ले लिया, या मतलब जो स्क्रैप था उसे बेच दिया, उससे पैसा आ रहा है। बिजनेस का डे टू डे काम थोड़ी है, लेकिन बिजनेस के जो डे टू डे वर्क है, फीस से पैसा आ रहा है, या मान लो बुक से या ड्रेस से पैसा आ रहा है, वो क्या है, वो रेवेन्यू नेचर का काम है, उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। तो सेम
सेम एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब सिंपल क्या होता है? खर्चा। एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं खर्चा। अब खर्चा मतलब क्या क्या लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और द लाइबिलिटी इंकर्ड फॉर द परचेजिंग द एसेट, या तो एसेट खरीदने में, या गुड्स खरीदने में, या सर्विसेज अवेल करने में। सर्विसेज को खरीदने में जो खर्चा हो गया, गुड्स को खरीदने में, एसेट्स को खरीदने में, या सर्विसेज को खरीदने में जो खर्चा हो गया बिजनेस का, उसको एक्सपेंडिचर कह देते हैं। एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस के आमतौर पर, रिवेन्यू अगर वर्ड आ गया, रिवेन्यू मतलब बिजनेस का रेवेन्यू नेचर है। रिवेन्यू नेचर का मतलब बिजनेस का नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है नहीं? बिजनेस का नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, यहाँ समझ में आ गया, बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जो कभी कभार होने वाले खर्चे। जैसे मैं बताऊँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल घर का बताता हूँ। घर में राशन पानी का खर्चा, घर में स्कूल ट्यूशन की फीस बच्चों की, ये कैसे खर्चे हैं? ये खर्चे हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो होते हैं हर महीने होते हैं। मान लो अगर किराए पर रहते हैं तो रेंट वगैरह, बिजली का बिल, ये खर्चे होने हैं और हर महीने होने हैं, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाए जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होगा? जो कभी कभार होंगे। कभी कभार होंगे, जैसे मान लो घर में एसी लगा लिया है ना, पैसा जोड़ के एसी लगा लिया, खर्चा हो गया है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे कुछ एसेट आती है या लाइबिलिटी की पेमेंट होती है। मान लो हमने लोन लिया था, मान लो घर बनाने के लिए लोन लिया था, हमने उसकी पेमेंट कर दी, पैसा खर्च हुआ लेकिन उससे लाइबिलिटी कम हो गई। तो सिंपल कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो होता है या तो एसेट कम हो रही हो, नहीं बढ़ रही हो, या तो एसेट बढ़ रही हो या लाइबिलिटी कम हो रही हो। कर्जा हमारे ऊपर से कम हो रहा हो तो पैसा जाएगा, या कोई एसेट हमारी बढ़ रही हो तो पैसा जाएगा। हमने कार खरीद ली, तो डेली कार खरीदने का काम थोड़ी है, कभी कभार होगी ये चीज़। कार खरीदी, पैसा खर्च हुआ लेकिन हमारे पास एसेट आ गई। हमने लोन की पेमेंट कर दी, पैसा खर्च हुआ लेकिन लाइबिलिटी कम हो गई। तो कैपिटल का वर्ड अगर आ गया, कैपिटल का मतलब होता है एसेट लाइबिलिटी में कोई चेंज आ रहा है। और रेवेन्यू वर्ड आ गया, रेवेन्यू का मतलब बिजनेस का डे टू डे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। बिजनेस का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब द अमाउंट स्पेंट या द लाइबिलिटी इंकर्ड फॉर द परचेजिंग द गुड्स, गुड्स खरीदने में, सर्विसेज खरीदने में, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, जो खर्चे हो गए गुड्स खरीदने में या सर्विसेज खरीदने में, है ना, वो जो खर्चे हो गए उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल को मैं मान लो हमने गुड्स मंगवाए तो वो जो किराया लगा है ना, जो भी खर्चे हो रहे हैं जो आमतौर पर बिजनेस में खर्चे हैं। आमतौर पर बिजनेस में खर्चे क्या हैं? एम्प्लॉय की सैलरी देना, रेंट देना, ये सारी चीज़ बिजनेस में नॉर्मली देनी है ना। बिजनेस अगर हमें चलाना है तो नॉर्मली खर्चे करने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी सिर्फ कमाई होती रहे, आन दे, ऐसा नहीं है। खर्चे भी होना है, एम्प्लॉय की सैलरी भी देंगे, है ना, सारी चीज़ देंगे, है ना। तो ये बिजली का बिल भी खर्च होगा, रेंट का भी पैसे जाएंगे, सारी चीज़ें। तो ऐसे खर्चे जो बिजनेस के नॉर्मल हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसे खर्चे जो कभी कभार होंगे, ये जब होंगे जब या तो कोई एसेट खरीद रहे हैं या कोई लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आमतौर पर बिजनेस में खर्चे होते हैं। आमतौर पर खर्चे क्या होते हैं? आमतौर पर क्या खर्चे होते हैं? आमतौर पर बिजनेस में सैलरी देना, रेंट देना, ये सारी चीज़ आमतौर पर बिजनेस में खर्चे होते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कभी कभार होते हैं, कोई मशीन खरीद ली, कोई फर्नीचर खरीद ली। बिजनेस में डेली नहीं खरीदेंगे मशीन, डेली फर्नीचर नहीं खरीदेंगे, डेली लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं करेंगे, ये कभी कभार होता है, बिजनेस का नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। अब थर्ड पढ़ते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्कुल उसकी तरह है, फिक्टिशियस एसेट की तरह। जैसा अभी मैंने आपको बताया था फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंस या ऐसे लॉसेस जो होते तो एक साल में, लेकिन वो उसका फ़ायदा वो रिटर्न ऑफ कई सालों में जाके होते हैं। बिल्कुल सेम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज अ रिटर्न ऑफ टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। मतलब ये जो खर्चा होगा एक साल के अंदर। एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा होगा एक साल के अंदर, लेकिन मान लो 5 साल ऐड चला तो 5 साल तक जाके ये रिटर्न ऑफ होगा, एक साल का खर्चा नहीं माना जाएगा। पैसा चला गया एक साल के अंदर ही,
लेकिन उसका बेनिफिट 5 साल तक मिला। अभी जैसे मैंने बताया था फिक्टिशियस एसेट की तरह बिल्कुल सेम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। खर्चा होगा 1 साल के अंदर, द एक्सपेंस एंड लॉसेज द इंकर्ड इन द 1 ईयर बट कैन बी रिटर्न इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, उसको हम कह देते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट होगा 1 साल के अंदर, खर्चा 1 साल का नहीं माना जाएगा, लेकिन 5 साल अगर वो ऐड चला तो खर्चा 5 साल में बट गया, तो 5 साल के लिए हमारी एसेट भी हो जाएगी। और इसको हम कैसे खर्चे कह देते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो खर्चे होते तो 1 साल के अंदर है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता रहता है, तो उसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आगे एक बार समराइज कर देता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिजनेस में नॉर्मली होंगे हर महीने, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कभी कभार होंगे, या तो एसेट खरीदी है या लाइबिलिटी की पेमेंट करिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसी जगह पे पैसा खर्च करना, ऐसी जगह पैसा खर्च करना जो होंगे तो 1 साल में, ऐसे खर्चे करना जो होंगे तो 1 साल के अंदर, लेकिन उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता रहेगा, वो रिटर्न ऑफ कई सालों तक होंगे जाके। जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा इस साल हुआ, लेकिन वो 5 साल तक चलेगा, तो 5 साल का खर्चा है, 5 साल में जाके रिटर्न ऑफ होगा, 5 साल में जाके वो चार्ज होगा। अब पढ़ लेते हैं जल्दी से एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस मतलब ऐसी जगह पे पैसा खर्च करना जहाँ से रिवेन्यू आ सके, ऐसी जगह पे पैसा खर्च करना जहाँ पे रिवेन्यू आ सके। एक्सपेंस इज द अमाउंट स्पेंड और इंकर टू अर्न द रिवेन्यू। ऐसी जगह पे पैसा खर्च करना ताकि जहाँ से रिवेन्यू आ सके। जैसे हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं, तो उससे रिवेन्यू आ पा रहा है, ठीक है। हम बिजनेस का रेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेंट अगर देंगे, है ना, बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं रिवेन्यू आएगा उससे, ठीक है। तो ऐसी जगह पे पैसा खर्च करना जहाँ से बिजनेस का रिवेन्यू आ सके। एक्सपेंस होते हैं 2 टाइप के, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। अभी पढ़ा भी था, इसे जल्दी से कर लेते हैं। प्रीपेड मतलब जो पहले ही पे कर दिए, ऐसे खर्चे जो पहले ही पे कर दी, अभी खर्चे हुए भी नहीं है, पहले पे कर दी, पहले ही निपटा दी, है ना। खर्चे जो हमने कर दिए लेकिन अभी वो खर्चे हुए नहीं है, वो पेमेंट तो हमने कर दी। प्रीपेड मतलब पहले ही पे कर दिए। इट इज़ द एक्सपेंस दैट हैज़ बीन पेड इन एडवांस। ऐसे खर्चे जो हमने एडवांस में पे कर दी। रेंट अभी हमारे ऊपर चढ़ा ही नहीं, हमने क्या करा, पिछले आगे के 3 महीने का भी रेंट पहले ही पे कर दिया, प्रीपेड। ये हमारे लिए एसेट होती है, ऐसे खर्चे जो हमने पहले ही पे कर दिए। आउटस्टैंडिंग इसका उल्टा होता है। आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चे हो गए लेकिन पेमेंट नहीं करी अभी। खर्चे हमने कर लिए लेकिन अभी पेमेंट बाकी है, पेमेंट नहीं करी अभी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? इट इज़ अ एक्सपेंस दैट हैज़ बीन इंकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर बट नॉट पेड। जो कि अकाउंटिंग ईयर में हो चुके हैं, खर्चे हो चुके हैं, लेकिन अभी पे नहीं करे, पे करना बाकी है। ये लायबिलिटी है। ये क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जो अभी पे करना बाकी है, और ये हमारी एसेट है। ये ऐसे खर्चे हैं जो हमने पे पहले ही कर दिया, एडवांस में पे कर दिए। खर्चे ऐसे अभी हुए भी नहीं, पहले ही पे कर दिया। रेंट पहले ही दे दिया, सैलरी एम्प्लॉय को पहले ही दे दी, तो हमारे लिए तो ये एसेट मानी जाएगी। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी हमने एम्प्लॉय से काम करा लिया, उनको सैलरी अभी दी नहीं है, सैलरी पेंडिंग है हमारी, है ना। हमने रेंट बिल्डिंग को यूज़ कर लिया, उसका बिल्डिंग का रेंट बकाया है हमारे ऊपर, आउटस्टैंडिंग है। तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी मानी जाएगी। अब जल्दी से पढ़ लेते हैं रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है ना। जल्दी समझेंगे इसे। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब पैसा आना, सिंपल। रेवेन्यू मतलब पैसा आना। रेवेन्यू को कह देते हैं इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो मतलब बिजनेस में पैसा आना, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। जैसे बिजनेस है, बिजनेस में पैसा जो आता है, अब इसमें से खर्चे माइनस नहीं करेंगे, पैसा जो बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में जो पैसा आ रहा है उसको हम कह देते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। एक छोटी सी दुकान है, एक शॉप है, उसमें मान लो एक महीने के अंदर 30 लाख का सामान बिका। एक महीने के अंदर 30 लाख का सामान बिका, तो 30 लाख का रेवेन्यू हुआ। हम कह देंगे 30 लाख का क्या हुआ? रेवेन्यू हुआ। 30 लाख का रेवेन्यू हुआ। एक महीने के अंदर 30 लाख का सामान बिका, तो सामान बिक कर पैसा आया। अभी उसमें से खर्चे माइनस नहीं करे। यहाँ पर क्या लिखा है? ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। अभी ये देख रहे हैं बस पैसा कितना आया, अभी खर्चे माइनस नहीं करे, है ना। जो अमाउंट रिसीव हुआ, है ना, उसको हम कह देते हैं रेवेन्यू। शॉप है, शॉप में 30 लाख का सामान बिका, 30 लाख का जो पैसा आया वो रेवेन्यू माना जाएगा।
और उसमें से खर्चे माइनस कर देंगे जो भी एक्सपेंस पड़ा था। एक्सपेंस मतलब जो भी रेवेन्यू कमाने के लिए करे गए। अब खर्चे क्या क्या हो सकते हैं दुकान में? दुकान में मान लो 2 बंदे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी, दुकान हमारी खुद की नहीं है, रेंट, सामान मंगवाते हैं उसका किराया, है ना, और सामान की कॉस्ट, ये सारी चीज़, सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो खर्चे हमने पढ़े वो सारे खर्चे माइनस करने के बाद मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल को, मैं मान लो रिवेन्यू कितना हुआ, रिवेन्यू असल में मैं मान लेता हूँ 30 लाख का हुआ, एक्सपेंस मान लो 20 लाख के हो गए, खर्चे हो गए 20 लाख के, सामान की वैल्यू, बिल्डिंग का रेंट, है ना, एम्प्लॉय की सैलरी, बिजली का बिल, सारी चीज़, सारे खर्चे माइनस करने के बाद 30 लाख का तो रिवेन्यू आया, 20 लाख के खर्चे थे, तो जो बचेगा 30 लाख का पैसा आया, 20 लाख तो खर्च हो गए हमारे खुद के, तो जो बचत है उसको हम कहते हैं इनकम। इनकम मतलब होता है बचत। इनकम किसको कहते हैं? इनकम इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस। एक्सपेंस से कितना एक्सेस है रेवेन्यू, कितना एक्सेस है, कितना ज़्यादा है एक्सपेंस से, 10 लाख ज़्यादा है, तो वो है इनकम है। सिंपल सी बात क्या है, रेवेन्यू मतलब पैसा आना, उसमें से भी खर्चे माइनस नहीं हुए, खर्चे माइनस करने के बाद जो बचता है वो इनकम होती है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं जल्दी से प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट मीन्स द इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस की जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बिजनेस की जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उससे जो प्रॉफिट वो कमाते हैं, उससे जो इनकम वो जनरेट करते हैं, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। जैसे मान लो कोई, वो बचपन में सिखाया जाता है ना, CPSP। मान लो कॉस्ट प्राइस है किसी सामान को खरीदने की, कॉस्ट प्राइस है 20 रुपये, 20 का सामान मान लो 25 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस 25 है, तो 5 रुपये में जो ये 5 रुपये का जो प्रॉफिट कमाया, बिजनेस की जो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इससे जो प्रॉफिट कमाया, जो मार्जिन कमाया, है ना, उसको हम कह देते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे 2 टाइप के होते हैं, है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन से जो पैसा कमाते हैं उसको कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट होते हैं 2 टाइप के, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस मतलब होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर रेवेन्यू में से हमने अभी डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करे। मेरी बात सुनना, रेवेन्यू जो पैसा आता है बिजनेस में, रेवेन्यू मतलब जो पैसा बिजनेस में आया, जैसे 30 लाख का माल बेचा था, तो 30 लाख का जो माल बेचा वो रेवेन्यू है, उसमें से भी डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करो। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू में से बस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करें। सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। जैसे वेजेस, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो वेजेस ज़्यादा देनी पड़ेगी, लोगों को दिहाड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी प्रोडक्शन के लिए। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कैरेज ज़्यादा देना पड़ेगा, किराया, रॉ मटेरियल आएगा तो रॉ मटेरियल का किराया ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा अगर प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ज़्यादा आएगी, है ना। तो ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन पे डिपेंड है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ये खर्चे ज़्यादा होंगे, अगर प्रोडक्शन कम होगा तो ये खर्चे कम होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, बस इतना समझ लो ऊपर से, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ये पता चलेगा तुम्हें असल में चैप्टर 18-19 में। असल में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। मैं हल्का से चलो बता ही देता हूँ तुम्हें। एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, है ना, यहाँ पर लिखते हैं सेल्स, और इधर सारे खर्चे माइनस करके जो बचता है वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख देता हूँ GP। ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स मतलब जो भी पैसा आया बेचकर, गुड्स को बेचकर जो भी पैसा आया उसमें से सारे एक्सपेंस, वो भी कैसे एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दिए तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट अब जो आया ये क्रॉस साइड चला जाता है, अब बनता है P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट है, और जो भी इनकम आती है वो साइड लिखते हैं क्रेडिट साइड, और जो भी एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट साइड लिखते हैं। इसमें से इसको माइनस करके जो बचता है वो आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट होता है साल के एंड में जो एक्चुअल प्रॉफिट आया। मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात ये समझो, अगर कोई पूछे ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू में से सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो बचता है वो ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से भी अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी माइनस कर दी, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी माइनस कर दिए, है ना, टोटल एक्सपेंस में से, या ऐसा कह सकते हो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दी, तो वो नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट मतलब साल के एंड में इतना कमाया। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू में से बस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करे तो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दिए तो वो नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया?
तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, या ऐसा कह सकते हो टोटल रेवेन्यू में से, टोटल रेवेन्यू में है ना टोटल एक्सपेंस माइनस कर दो तो वो भी नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट का मतलब जो भी टोटल रेवेन्यू हुआ है ना, उसमें से सारे खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस भी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब सिंपल ऐसे खर्चे जो बिजनेस में डे टू डे, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ये खर्चे ज़्यादा होंगे और प्रोडक्शन कम होगा तो ये खर्चे कम होंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। तो गेन किसको कहते हैं फिर? अब बचपन से सिखाया जाता है प्रॉफिट और गेन एक ही बात है, बिल्कुल एक बात है, लेकिन हल्का सा इसमें डिफरेंस है। प्रॉफिट और गेन है एक बात, दोनों का मतलब फ़ायदा ही है, लेकिन प्रॉफिट और गेन में हल्का सा डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन से, बिजनेस की नॉर्मल ट्रांजैक्शन से होता है प्रॉफिट, लेकिन गेन होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन से नहीं बल्कि नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन से। जैसे बिजनेस का नॉर्मल काम क्या है? गुड्स एंड सर्विस को बेचना, उससे अगर प्रॉफिट हुआ तो वो तो प्रॉफिट है, लेकिन गेन क्या है? गेन इज द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द ट्रांजैक्शन नॉट बीइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऐसी ट्रांजैक्शन से पैसा कमाया जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। जैसे मैंने बताया स्क्रैप है, स्क्रैप मतलब कबाड़ा है, उसे बेच दिया मान लो, है ना। मान लो कोई मशीन है जो खराब है, 1 लाख की मशीन है, उसे 1.5 लाख में बेच दिया, 50,000 रुपये वहाँ कमा लिए। तो ये लेकिन बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बिजनेस का डे टू डे वर्क नहीं है ना। तो जो ऐसी ट्रांजैक्शन है, मान लो कंपनी में, मान लो बिजनेस में न्यूज़पेपर आते हैं। अब न्यूज़पेपर बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं, न्यूज़पेपर इकट्ठे होकर बेच दिए स्क्रैप में, मान लो 300 400 500 में बिक गए वो, तो वो जो पैसा आया वो गेन माना जाएगा, वो बिजनेस की डे टू डे ट्रांजैक्शन में पार्ट नहीं लिया जाता है ना, गेन है वो, बिजनेस की डे टू डे ट्रांजैक्शन नहीं है, बिजनेस की नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है। समझ में आ गया? लॉस क्या होता है? लॉस कब होगा? जब एक्सपेंस ज़्यादा है, लिखा ना, इट इज़ द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द रेवेन्यू। जब रेवेन्यू कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है, 30 लाख का खर्चा हो गया और 20 लाख रेवेन्यू आया तो 10 लाख का लॉस हो गया। लॉस कब होगा? जब खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम हमारी कम है या रेवेन्यू कम है। ठीक है नहीं? परचेजेस किसको कहते हैं? परचेजेस का मतलब, देखो, परचेज मतलब वैसे तो खरीदना होता है, परचेजेस का मतलब हो गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, है ना, और परचेज ऑफ द गुड्स फॉर रीसेल बोथ द कैश ऑन क्रेडिट। मतलब परचेज का मतलब या तो रॉ मटेरियल खरीदना या गुड्स खरीदना। ऐसे नहीं परचेज में फर्नीचर भी आ रहा है, फर्नीचर खरीद रहे हैं, वो भी परचेजेस में आएगा। सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, हल्की सी। परचेजेस में क्या आता है? रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो वो परचेज में आएगा। गुड्स खरीदेंगे अगर बिजनेस में, जो गुड्स बेचने के लिए खरीदे हैं, गुड्स अगर खरीदेंगे रीसेल पर्पज़ के लिए, वो भी परचेजेस के अंदर आएगा। परचेजेस का मतलब रॉ मटेरियल खरीदना या गुड्स खरीदना, है ना, फॉर द रीसेल पर्पज़। या तो कैश में खरीद सकते हैं या क्रेडिट पे, या तो कैश में नगद खरीद सकते हैं या उधार खरीद सकते हैं। परचेज का मतलब गुड्स खरीदना या रॉ मटेरियल खरीदना कैश में या क्रेडिट में, वो उसे परचेजेस कह देते हैं। परचेज रिटर्न का मतलब परचेज करा हुआ माल रिटर्न कर दिया, परचेज करके और मान लो पसंद नहीं आया, ये क्वालिटी अच्छी नहीं लगी या कुछ भी रीज़न से हमने उसे रिटर्न कर दिया। परचेज रिटर्न, परचेज करा उसको तो परचेज कहते हैं। परचेज रिटर्न मतलब परचेज करा हुआ माल रिटर्न कर दिया, है ना, लिखा है द परचेज रिटर्न इज द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज। गुड्स जो परचेज करे उसे रिटर्न कर दिया, या तो हमने क्वालिटी अच्छी नहीं लगी या हमें मान लो ज़रूरत नहीं लगी इतने गुड्स की, जो फालतू सामान था उसे हमने रिटर्न कर दिए। ये चीज़ समझ में आ गई? सेल्स किसको कहते हैं? गुड्स या सर्विसेज को बेचना कैश में या क्रेडिट पे, है ना। सेल क्या है? गुड्स एंड सर्विस को बेचना या तो कैश में या क्रेडिट में, उधार या नगद, है ना। सेल मतलब गुड्स एंड सर्विस को बेचना, उसको कह देते हैं सेल। सेल रिटर्न क्या होता है फिर? सेल रिटर्न जब हमने गुड्स बेचे तो गुड्स भी रिटर्न हो जाता है ना, उसे सामने वाले को पसंद नहीं आए, जिसको हमने गुड्स बेचे, जिसको हमने सामान बेचा, अगर उस सामने वाले को, व्यक्ति को अगर हमारे सामान पसंद नहीं आया या उसको मतलब उसके पास फालतू आ गया, तो वो बचा हुआ माल वापस कर देगा। बिका हुआ माल जो हमने बेचा है वो वापस अगर आ रहा है तो उसको कहते हैं सेल रिटर्न। सेल रिटर्न मतलब हमने जो सामान सेल करा, ध्यान से सुना, हमने जो सामान सेल करा उसमें उसका रिटर्न आ रहा है हमारे पास, वो रिटर्न आ रहे हैं हमारे पास। हमने मान लो 200 टी शर्ट हमने सेल करी, उसमें से 50 वापस आ गई हमारे पास, ठीक है नहीं। तो सेल रिटर्न समझ में आ गया? सेल रिटर्न मतलब था रिटर्न ऑफ गुड सोल्ड, जो सामान बेचा उसका रिटर्न आ गया हमारे पास। एक होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बड़ा आसान है, पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम होता है नेट सेल।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नाम क्या होता है दूसरा? नेट सेल। नेट सेल का मतलब सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर दो, सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस कर दो, जो बचेगा नेट हमने कितना सामान बेचा। एक एग्जांपल समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। जैसे मैंने अभी बताया 200 टी शर्ट हमने सेल करी, 200 टी शर्ट हमने सेल करी और उसमें से रिटर्न कितनी आ गई? हमने बेची थी 200 टी शर्ट, रिटर्न आ गई 50, रिटर्न आ गई, सामने वाले को 50 की ज़रूरत नहीं थी, 50 हमें रिटर्न कर दिया उसने, 50 रिटर्न कर दिया। तो 200 बिकी थी, 50 रिटर्न आ गई, तो माइनस कर दूं तो नेट कितना बिका? नेट कितनी टी शर्ट बिकी अगर कोई पूछे तो 150 टी शर्ट बिकी। भाई 200 बिकी थी, 50 वापस आ गई, तो असल में कितनी नेट कितनी बिकी? नेट तो बस 150 बिकी। तो वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स द रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना। इसको नेट सेल कह देते हैं। नेट सेल मान लो 200 रुपये की टी शर्ट, मान लो 200 टी शर्ट बिकी और 50 टी शर्ट वापस आ गई, तो हमने बस 150 टी शर्ट पे जो रेवेन्यू कमाया वही है नेट सेल, है ना, वही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में आ गई? या एग्जाम्पल के रूप में ऐसा मानो, मान लो हमने 20 लाख का सामान बेचा। ध्यान से सुनना, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमने मान लो 20 लाख का सामान बेचा था, 20 लाख का सामान बेचा, उसमें से 5 लाख का सामान वापस आ गया, तो बस कितने का सामान बिका? एक तरह से 15 लाख का सामान बिक पाया बस नेट। 20 लाख का सामान बेचा लेकिन 5 लाख वापस आ गया, वो सेल रिटर्न होगी। ठीक है, सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करने के बाद जो नेट सेल आएगी, नेट कितना सामान बिका? 15 लाख का, वो है नेट सेल, वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब जल्दी से देख लेते हैं गुड्स किसको कहते हैं। गुड्स का मतलब, गुड्स मतलब सामान, है ना। गुड्स मतलब क्या होता है? सामान जो हम बेचेंगे, जिसको हमने बेचने के लिए खरीदा है। क्या लिखा है? गुड्स मीन गुड्स परचेज फॉर द रीसेल या रॉ मटेरियल, है ना, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। या तो गुड्स हमने बेचने के लिए खरीदे हैं रीसेल पर्पस के लिए, या गुड्स हमें एज अ रॉ मटेरियल खरीदे हैं जिसको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एक गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकें, है ना। गुड्स दो टाइप के होते हैं वैसे। गुड्स क्या है? मतलब गुड्स का मतलब सामान, सामान या तो वो रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है, हम बिजनेस में गुड्स खरीदते हैं ताकि उसे आगे अपने प्रॉफिट मार्जिन रखकर उसे बेच पाए। 20 का सामान आया 25 में बेच पाए, है ना, उसको कहते हैं गुड्स। या रॉ मटेरियल के रूप में, जैसे मान लो बिस्किट कंपनी है, बिस्किट कंपनी है तो आटा हो गया, चीनी हो गई, तो वहाँ पर एज अ रॉ मटेरियल काम में आ सकता है जिससे फिनिश गुड बन पाए। तो गुड्स मतलब समझ में आ गया, या तो रॉ मटेरियल या गुड्स जो रीसेल पर्पस के लिए या फिनिश गुड बनाने के लिए खरीदे गए हो। अब स्टॉक या इन्वेंट्री एक ही बात होती है। स्टॉक मतलब जो गुड्स जो बिक नहीं पाए, है ना, जो बचे हुए हैं। जैसे तुमने देखा बड़े बड़े मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, जैसे ये गुड्स रखे हैं, है ना, जो रैक में गुड्स रखे रहते हैं, वो अभी स्टॉक है, अभी वो रुका हुआ माल है, अभी वो बिका नहीं है। बिक जाएगा वो तो, है ना। जो बच जाता है दुकान पे माल, जो अभी रखा हुआ है दुकान पे माल, वो स्टॉक है। अगर मान लो तुम किसी दुकान पे गए, किसी कपड़े की दुकान पे गए, कपड़े जो रखे हैं वो स्टॉक कहेंगे, उसे क्या बोलेंगे? स्टॉक। स्टॉक मतलब वो रुका हुआ माल है, अभी बिका नहीं है वो, है ना, वो बेचने के लिए रखा है। समझ में आ गया? स्टॉक मतलब क्या होता है? स्टॉक इज द करंट एसेट हेल्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना। मतलब क्या बोला है? स्टॉक करंट एसेट तो है क्योंकि एक साल में कम में बिक जाता है, और इसका पर्पस क्या है? सेल करना, है ना। ऑर्डिनरी यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन रखकर अपना इसको सेल करा जाता है। बस इस अंतर इतना है, स्टॉक वो गुड्स होते हैं जो अभी बिक नहीं पाए पूरी तरीके से, है ना, पूरी तरह से बिक नहीं पाए। अब दो टाइप के स्टॉक होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब साल की शुरुआत में कितने स्टॉक थे। मान लो जब साल की शुरुआत थी, मान लो बिजनेस स्टार्ट करा, साल की शुरुआत थी, साल की शुरुआत में मान लो 5 लाख के स्टॉक थे। मान लो ये सारे मिलाकर कितने के स्टॉक थे? 5 लाख के। अब कुछ बिक गए, साल के लास्ट में बस 1 लाख का स्टॉक रह गए, उसको क्लोजिंग स्टॉक कह देते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, बस साल है, ये 1 साल है। साल की शुरुआत में ओपनिंग 5 लाख के स्टॉक थे, साल के लास्ट में कितने के स्टॉक बच गए? 1 लाख के। तो 4 लाख के स्टॉक कहाँ गए? 4 लाख के स्टॉक बिक चुके हैं, है ना। 4 लाख के स्टॉक कहाँ चले गए? तो 4 लाख के स्टॉक बिक चुके हैं, तो ये चीज़ समझ में आ गई, है ना। 5 लाख का क्या हुआ? 5 लाख का
5 लाख के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक थे, 5 लाख के स्टॉक थे शुरुआत में, और 5 लाख के शुरुआत में स्टॉक थे, लास्ट में बच गए बस 1 लाख के, तो मतलब साल के बीच में 4 लाख के स्टॉक बिक गए होंगे, ठीक है नहीं। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक समझ में आ गया। स्टॉक मतलब सिंपली वो चीज़ जितना माल अभी बिकना बाकी है ना। आगे ध्यान देते हैं जल्दी से। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, होता है व्यापार, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, और रिसीवेबल मतलब जो हमने व्यापार करा, जो हमने सामान बेचा, उससे जो पैसा रिसीव होने वाला है फ्यूचर में, है ना। ट्रेड रिसीवेबल मैं बताऊँ किस किस को मिलकर आ जाता है, अभी हमने पढ़ा भी था, डेटर और बिल रिसीवेबल, इन दोनों को मिलाकर हम कह देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। डेटर और बिल रिसीवेबल, इनको मिलाकर हम कह देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। डेटर और बिल रिसीवेबल को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। पहले डेटर देख लेते हैं एक बार। डेटर कौन है? डेटर इज अ पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड आर रेंडर्ड ऑन क्रेडिट और द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब डेटर वो इंसान जिसको हमने या तो पैसा उधार दिया हो, ये मैंने बता रखा है अभी, है ना। डेटर वो इंसान जिसको हमने या तो पैसा उधार दिया हो या गुड्स उधार दिए हो, उसको हम कहते हैं डेटर। और बिल रिसीवेबल किसको? जहाँ पर हमने उसे बिल बना के दे दिया हो कि ये हमने सामान इतना इतना बेचा, इस बिल की उसे पेमेंट करनी है, तो फ्यूचर में उस बिल से हमें पैसा आने वाला है, उसको बिल रिसीवेबल कह देते हैं। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? द अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो अमाउंट रिसीवेबल है, जो अमाउंट रिसीव होगा, है ना, गुड्स एंड सर्विस की सेल पे। लेकिन ये पता है कब बनता है? ट्रेड रिसीवेबल हमारे कब बनेंगे? जब हम क्रेडिट पे सामान बेचेंगे, जब हम क्रेडिट सेल करेंगे, जब हम क्रेडिट सेल करेंगे, जब हमारे ट्रेड रिसीवेबल बनेंगे। हमने उधार माल बेचा या तो डेटर बनेंगे, अगर हमने बिल बना के दे दिया तो बिल रिसीवेबल बनेंगे। दोनों को मिलाकर हम ट्रेड रिसीवेबल कह देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल वाला सिंपल क्या है? ट्रेड रिसीवेबल वाला सिंपल क्या है? ट्रेड रिसीवेबल वाला सिंपल है जब हम बिजनेस में गुड्स को बेच रहे हैं, जब हम बिजनेस में गुड्स को बेच रहे हैं, है ना, उधार, और फ्यूचर में हमें अमाउंट रिसीवेबल है, फ्यूचर में अमाउंट हमें रिसीव होने वाला है। डेटर मतलब जैसे उधार दिया जो पर्सन, वो पर्सन डेटर कहलाया जाता है, जिसको हमने उधार दिया, या तो गुड्स उधार दिए या सर्विसेज उधार दी, ठीक है, जो हमें फ्यूचर में पैसा देगा। बिल रिसीवेबल वाला भी वो सेम है, वो पर्सन जिसको हमने उधार दिया लेकिन हमने उसे बिल बना के दे दिए, अब वो बिल हमारे लिए एसेट है, उस बिल से हमें पैसा आने वाला है। इसका उल्टा ही ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल हमारे कब बनते हैं? जब हम उधार खरीदते हैं सामान, क्रेडिट परचेज करते हैं, जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं। क्रेडिट परचेज का मतलब जब हम उधार माल खरीदते हैं, जब हम उधार माल खरीदते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं? ट्रेड पेबल बन जाते हैं। ट्रेड पेबल मतलब हमने उधार खरीदा, अब वो फ्यूचर में हमें पैसा पे करना पड़ेगा, द अमाउंट पेबल, है ना, द अमाउंट पेबल अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द अमाउंट पेबल अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द क्रेडिट। जो अमाउंट पेबल है, पेबल मतलब जो अमाउंट फ्यूचर में पे करना पड़ेगा एंटिटी को, है ना, फॉर परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विस ऑन द क्रेडिट, ठीक है नहीं। बिजनेस जब उधार पे गुड्स एंड सर्विस खरीदता है, जब बिजनेस उधार पर गुड्स एंड सर्विस को खरीदता है तो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी हो जाती है, या तो क्रेडिटर बन जाते हैं या बिल्स पेबल बन जाते हैं। क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिससे हमने क्या खरीदा हो, जिससे हमने गुड्स खरीदे हो, जिससे हमने सर्विसेज उधार ली हो, जिससे हमने पैसा उधार लिया हो, है ना, जिसको हम अमाउंट पे करेंगे फ्यूचर में, वो पर्सन जिससे हमने उधार लिया उसको हमें पेमेंट करनी है ना, वो क्रेडिटर हो गया। वो पर्सन जिससे हमने उधार लिया लेकिन उसने बिल बना के दे दिया हमें, वो बिल्स पेबल। ये चीज़ समझ में आ गई? दोनों को मिलाकर, बिल्स पेबल और क्रेडिटर को मिलाकर ट्रेड पेबल कह देते हैं। ट्रेड पेबल मतलब ऐसी लाइबिलिटी है हमारे ऊपर जो हमें फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी। ट्रेड पेबल मतलब ऐसी लाइबिलिटी हमारे ऊपर जो हमें फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी। जल्दी से चलते हैं अपने अगले पे। कॉस्ट किसको कहते हैं? कॉस्ट मतलब होता है लागत। कॉस्ट मतलब होता है लागत। लागत मतलब किसी सामान को बनाने में कॉस्ट कितनी आ रही है, किसी सामान को बनाने में हमारा कितना खर्चा आ रहा है, किसी सामान को बनाने में हमारा कितना खर्चा आ रहा है, उसको कहते हैं कॉस्ट। ये चीज समझ में आ गई? द कॉस्ट इज द एक्सपेंस ऑफ परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मतलब एक सामान को बनाने में या खरीदने में जो खर्चा होता है उसको हम कह देते हैं कॉस्ट, है ना। कॉस्ट मतलब लागत, हमारे कितने रुपए लग गए किसी सामान को खरीदने में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ, मान लो एक मैगी है, मान लो, है मैगी है, मान लो 15 रुपये वाली, 15 रुपये की मैगी है, और मान लो उसे बनाने में जो लागत आती है, एग्जाम्पल में उसे बनाने में जो लागत आती है 12 रुपये आती है
है ना। बनाने में लागत में सारी चीज जुड़ गई, रेंट जहाँ पे बना होगा, जिसने बनाया होगा उसकी सैलरी, मशीनरी कॉस्ट, बिजली का बिल, है ना, जो सामान रॉ मटेरियल के रूप में यूज हुआ होगा वो, पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट, सब सारे खर्चे आ गए। तो 12 रुपये पर यूनिट पड़ा वो, तो 12 रुपये जो है वो कॉस्ट है, ठीक है। और जो 15 रुपये जो सेल हो रहा है वो सेलिंग प्राइस है, ठीक है नहीं। वाउचर, अब पढ़ते हैं वाउचर के बारे में। वाउचर किसको कहते हैं? वाउचर मतलब क्या है पता है? जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जैसे बिल होता है ना, ऐसे ही एक वाउचर होता है। वाउचर क्या है? एक एविडेंस है, ट्रांजेक्शन जो हुई है उसका, है ना। वाउचर इज इट इज एन एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन हैविंग द टेकिंग प्लेस। जो ट्रांजेक्शन हुई है उसका एक एविडेंस है, एक सबूत है। जैसे वाउचर होता है इस टाइप का, वाउचर में लेकर आता है क्या क्या सामान खरीदा, किस डेट पे खरीदा, है ना, कितने अमाउंट का खरीदा, सारी चीज लिखी रहती है, डेट वगैरह पूरा सिग्नेचर वगैरह सब रहता है। तो यहाँ पर क्या है? एक एविडेंस है, कितने तारीख को कितना माल खरीदा, ये वाउचर ही होता है। जैसे बिल क्या है? एक एविडेंस है, बिल में लिखा रहता है कब कब क्या क्या चीज़ खरीदी है, कितने कितने रुपए की खरीदी है, ये सारी चीज़ लिखी रहती है। वाउचर भी इसी टाइप का एक स्टेटमेंट मान सकते हैं जहाँ पर ट्रांजेक्शन क्या हुई है ना, उसका एक एविडेंस रहता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब जल्दी से देख लेते हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट मतलब तो देखो आपको अच्छे से पता होगा। डिस्काउंट मतलब तो सिंपल आपको पता है। डिस्काउंट मतलब जो हम सामान में छूट दे देते हैं ना, उसको हम कह देते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब सिंपल क्या लिखा है? डिस्काउंट इन द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन अमाउंट। मतलब जो भी अमाउंट है, ये जो भी सामान बिका, उसमें कुछ रिडक्शन कर दिया, उसमें कुछ कटौती कर दी, उसमें कुछ छूट दे दी, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं डिस्काउंट। ये चीज समझ में आ गई। तो डिस्काउंट मतलब क्या है? डिस्काउंट मतलब प्राइस में कुछ रिडक्शन कर देना, प्राइस में कुछ छूट दे देना। तो 3 टाइप के डिस्काउंट होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है रिबेट। बारी बारी से देखते हैं। डिस्काउंट में पहला देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट मतलब जब कोई दुकानदार अपने आप ही कुछ गुड्स को बेचने में अपने आप ही कुछ पैसा कम कर देता है ना। असल में पैसा क्या काम कर देता है? पैसा वो बढ़ा देते हैं असल में, और बढ़ा के फिर कम करके, वो थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे एग्जाम्पल में मान लो कोई चीज़ 500 रुपये की है और वो 500 की है 1000 रुपये दिखाकर, और उस पर ऐसा लिख दिया कि 50% ऑफ, है ना। अब 50% ऑफ लिख दिया तो वहाँ पर लगेगा और 50% ऑफ, तो यहाँ पर 1000 रुपये की चीज़ है ना, उसकी MRP रख दी 1000 रुपये, 500 रुपये लेस करके अब ये बता दिया कि हाँ जी 500 रुपये में, तो कम करके दिखा दिए। तो यहाँ पर क्या है? ट्रेड डिस्काउंट मतलब ट्रेड डिस्काउंट इज रिडक्शन अलाउ इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी सामान बेचा उसमें जो वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड में जो रिडक्शन दे दी है, जो प्राइस में छूट दे दी, है ना। जैसे असल में क्या होता है? हम या तो छूट नहीं दे रहा वो सामने वाला, तो हम उससे कह रहे हैं भाई ठीक ठीक लगा ले यार, है ना, हम तो अंकल आपसे लेते हैं, ठीक ठीक लगा लो प्लीज। ज़्यादातर ये मम्मियाँ करती है ना। मम्मियाँ, ये खुद बार्गेनिंग टैलेंट मम्मियों में होता है ना, कि नहीं नहीं हर बार आपसे लेते हैं, भले पहली बार दुकान पर गए हो, नहीं नहीं हर बार आपसे लेते हैं, अरे इसे अच्छी, है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट जो ओनर, जो दुकान का है, जो भी सामान बेच रहा है, वो अपनी तरफ से जो रिडक्शन दे दिया उसने, है ना, उसको हम कह देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे ये 50% ऑफ वगैरह ये ऑफर चलता है। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं करा जाता, आगे तुम्हें पता चलेगा। ट्रेड डिस्काउंट हो गया मुंह जुबानी में पैसा कम हो गया, उसको रिकॉर्ड नहीं करेगी। 1000 रुपये की चीज़ है, वो 200 रुपये कम कर दी उसने, 800 में दे दी। 1000 रुपये की चीज़ है, 500 रुपये कम करके 500 रुपये में दे दी, है ना। वो एक तरह से दिखाने को कि हाँ डिस्काउंट दे दिया, असल में वो चीज़ 500 की थी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है? वो ट्रेड डिस्काउंट है, उसे रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट जब हमें रिडक्शन मिल जाए अमाउंट में, टाइमली पेमेंट पे, जब हम टाइमली पेमेंट कर देते हैं, हम टाइमली अगर पेमेंट कर देते हैं ना, तो हमें और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कई बार पता, अगर मान लो तुम स्कूल की फीस मंथली ना देके पूरी साल की एनुअली एक साथ शुरुआत में दे दो, तो कुछ परसेंट स्कूल वाले डिस्काउंट देते हैं। कॉलेज वाले जनरली क्या करते हैं? कॉलेज वाले ये रखते हैं, है ना, मान लो कॉलेज की फीस 1.5 लाख है पूरे साल की, अगर मंथली दोगे या क्वार्टरली दोगे या हाफ ईयरली दोगे तो वहाँ पर ज़्यादा लगेगी। या अगर पूरी की पूरी टाइमली एक बार में तुम लमसम अमाउंट पे कर दोगे तो वहाँ पर तुम्हें कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब टाइमली पेमेंट करते हैं, तो जो अमाउंट में रिडक्शन हो जाता है, तो जो डिस्काउंट मिल जाता है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। जब हम टाइमली पेमेंट कर देंगे तो हमें थोड़ा बहुत कैश डिस्काउंट दे देती है कंपनी, ठीक है नहीं। ये चीज़ समझ में आ गई। लास्ट है रिबेट। रिबेट क्या होता है? रिबेट एक होता है अलग टाइप का डिस्काउंट है, जब कोई सामान कुछ डिफेक्टिव हो, जब किसी की पुअर क्वालिटी हो, या एक्सेस सप्लाई। जैसे कई बार होता है बहुत ज़्यादा सप्लाई है हमारे पास, है ना, हम माल निकालना चाह रहे हैं तो सस्ते में बेच देते हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ रिबेट इज रिडक्शन अलाउ इन द सेल वैल्यू ऑफ ड्यू टू द पुअर क्वालिटी। किसी सामान की पुअर क्वालिटी है या एक्सेस सप्लाई है ना,
या थोड़ा बहुत उसमें डिफेक्ट है, तो इसके कारण बस हम रिबेट दे देते हैं। जैसे मान लो कोई शूज़ है, किसी मान लो ब्रांडेड कंपनी का शूज़ है, उसमें हल्का सा माइनर मिस्टेक हो गया, अब वो शूज़ असल में 10,000 रुपये के 10,000 रुपये के, लेकिन अगर उसमें हल्का हल्का सा माइनर मिस्टेक हो गया, वो 2,000 के बिकेंगे, 3,000 के बिकेंगे, इतना ज़्यादा हैवी डिस्काउंट मिल जाता है रिबेट के चक्कर में। रिबेट का ऐसे मानो, जैसे मान लो एप्पल है मान लो 250 रुपये किलो वाले, अब वो थोड़े से ख़राब हो गए तो वो थोड़े साइड रख के पुअर क्वालिटी के हैं तो वो उसे सस्ते में निकाल देता है, ठीक है नहीं। ये एक्सेस सप्लाई है, बहुत ज़्यादा हमारे पास चीज़ें हैं तो हम उसे सस्ते में निकालने सोचते हैं ताकि उससे पैसा हमारा जो फंसा हुआ है वहाँ पर वो निकल जाए, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो हमें मुँह जुबानी में ऐसे ही कम कर देता है कोई दुकानदार। कैश डिस्काउंट जब हम टाइमली पेमेंट करते हैं उस पर जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट, और जो पुअर क्वालिटी है एक्सेस सप्लाई पे जो डिस्काउंट मिलता है उसको कह देते हैं रिबेट। अब जल्दी से आ जाते हैं इस पर। बैड डेट किसको कहते हैं? बैड डेट मतलब द डेट नॉट रिकवरेबल, ऐसा डेट जो रिकवरेबल नहीं है। हमने किसी को उधार दिया, डेटर कहते हैं उसे, हमने किसी को उधार दिया वो डेटर कहते हैं, और वो डेटर हमें वापस नहीं दे रहा पैसे, डेट जो इरिकवरेबल है ना, द डेट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स, ऐसा पैसा जो हमने डेटर को दिया या सामान दिया जिससे वो पेमेंट नहीं दे रहा, ठीक है, तो वो बैड डेट हो गया, हमारा पैसा डूब गया। हमने किसी को माल उधार दिया और वो लेके फरार हो गया, है ना, तो वहां पर क्या है, वो बैड डेट हो गया। समझ में आ गया? बैड डेट मतलब हमने किसी को उधार दिया या तो सामान या पैसा, अब वो हमें पेमेंट नहीं कर रहा तो उसको बैड डेट कह देते हैं। बैलेंस शीट किसको कहते हैं? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जहां पर फर्म की सारी एसेट और लाइबिलिटी लिखी रहती है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जहां पर फर्म की सारी एसेट और सारी लाइबिलिटीज, सारी फर्म के पास जितनी जितनी संपत्ति है वो, और फर्म के पास क्या क्या लाइबिलिटी है वो स्टेटमेंट, उसको कह देते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेज ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी। ऐसी कुछ बैलेंस शीट होती है जहां पर फर्म की सारी एसेट और लाइबिलिटी लिखी रहती है। अब आ जाते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किसको कहते हैं? बुक में जो वैल्यू लिखी हो। अरे सर क्या कह रहे हो? बुक वैल्यू का मतलब सिंपल, जो ट्रांजेक्शन की जो जितने रुपए की ट्रांजेक्शन हुई तो जर्नल बुक और लेजर बुक में उसे रिकॉर्ड करा जाता है, उसमें जो चीज़ की वैल्यू है उसको कह देते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या मतलब? बुक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एसेट एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है जैसे जर्नल, लेजर, ये जो भी है ना, ट्रायल बैलेंस वगैरह, उसमें जो बुक की वैल्यू है उसको हम कह देते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब एसेट की जो बिजनेस में वैल्यू है, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ट्रायल बैलेंस है, ये चीज़ें, वहाँ पर जो एसेट की जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। बुक्स ऑफ अकाउंट किसको कहते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट किसको कहते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब जहाँ पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है उसको कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब जहाँ पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा जाए उसको कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे जर्नल बुक, जर्नल एंट्री पास करते हैं, जर्नल बुक हो गई, है ना, लेजर बुक हो गई, है ना, तो यहाँ पर सब्सिडरी बुक हो गई दुनिया भर की। तो ऐसी बुक में जहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करा जाता है, जहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करा जा रहा है उसको कहते हैं हम क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट। अब क्रेडिट और डेबिट किसको कहते हैं? सिंपल सी बताता हूँ मैं एक बार। अकाउंट होता है, अभी बताया भी था, अकाउंट में दो साइड होती हैं, क्रेडिट और डेबिट। डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है। डेबिट साइड क्या है अकाउंट की? अकाउंट की लेफ्ट साइड, कोई भी अकाउंट है, अकाउंट की लेफ्ट साइड को कहते हैं डेबिट साइड, अकाउंट की राइट साइड को कहते हैं क्रेडिट साइड। तो क्या लिखा है? क्रेडिट का मतलब इधर राइट साइड ऑफ द अकाउंट। कोई भी अकाउंट है उसका राइट साइड क्या है? क्रेडिट, और लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड क्या है? डेबिट। एंट्री किसको कहते हैं? एंट्री मतलब सिंपल, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को एंट्री कहते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हम क्या कह देते हैं? एंट्री। एंट्री का मतलब द बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं एंट्री। जल्दी से देख लेते हैं आगे। डेप्रीशिएशन क्या होता है? देखो नया वर्ड है डेप्रीशिएशन मैं सिंपल वर्ड में बताता हूँ। जब भी कोई एसेट जितना ज़्यादा हम उसे यूज़ करने में या फैशन में चेंज आने में या टूट फूट जाने में, है ना, जब उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जब वैल्यू गिर जाती है ना, उसको हम कहते हैं, जब वैल्यू गिर जाती है उसको डेप्रीशिएशन कहते हैं। सिंपल मैं बताऊँ, जैसे एक बाइक खरीदी हमने, और बाइक जितना ज़्यादा उसे यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा उसमें स्क्रैच वगैरह आएंगी, टूट फूट होगी, जितना ज़्यादा उसे यूज़ करेंगे तो उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू गिरेगी। वैल्यू गिरती है ना, 1 लाख की बाइक खरीदी तो वो 1 लाख की थोड़ी रहेगी, 1 साल बाद उसकी वैल्यू गिर जाएगी, है ना। तो जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं या फैशन के चेंज होने से या खराब हो जाने से, टूट फूट जाने से, किसी एसेट की वैल्यू गिर जाने को कहते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन इज द राइट ऑफ द डेप्रीशिएबल कॉस्ट द फिक्स्ड एसेट ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ड्यू टू द यूज, एफ्लेक्स ऑफ टाइम एंड द ऑब्सोलेंस। या ऐसा कह सकते हैं डेप्रीशिएशन इज द रिडक्शन ऑफ द एसेट ड्यू टू द यूज, वियर टियर एंड एफ्लेक्स ऑफ टाइम या ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब खराब हो जाने में,
टाइम का बीत जाने में, है ना। जैसे मान लो एक बाइक खरीदी और उसे खड़ी रखो, बिल्कुल यूज मत करो, तो भी उसकी वैल्यू गिर जाएगी, टाइम के बीतने से भी उसकी वैल्यू गिर जाती है। 15 साल की तो लाइफ ही होती है, 15 साल में मान लो 2 साल खड़ी रखी, उसकी वैल्यू एकदम गिर जाती है ना। तो वैल्यू गिर जाना, किसी भी एसेट की वैल्यू गिर जाना ड्यू टू यूज, वियर, टियर एंड रिफ्लेक्स ऑफ टाइम, या चेंज इन फैशन या ऑब्सोलेंस, इसको हम कह देते हैं डेप्रिसिएशन। अब आ जाते हैं इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट क्या होता है, उसे पढ़ लेते हैं। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया हो जाना। दिवालिया कौन होते हैं? दिवालिया मतलब जब कर्जे की हम पेमेंट नहीं कर पा रहे अपने आप से, हमारे पास पैसा नहीं है ना। जैसे हमने कर्जा लिया बहुत ज़्यादा, हमने बिजनेस चलाने के लिए खूब ज़्यादा कर्जा लिया और हमारे पास इतना ज़्यादा कर्जा हो गया कि हम उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे अपने बिजनेस से, है ना। अपने बिजनेस से पेमेंट नहीं कर पा रहे तो हम इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट मतलब इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो अनेबल टू पे हिज डेट होता है, मतलब अपनी डेट की पेमेंट नहीं कर पा रहा, अपने ऊपर जो कर्जा है उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा, वो दिवालिया हो जाता है ना। इंसॉल्वेंट वो पर्सन हो जाता है जो बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है, जिसने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है, अब उसको कर्जे की पेमेंट नहीं कर पा रहा, उसके पास पैसे ही नहीं है इतने, तो वो दिवालिया हो गया। अब उसका नुकसान हो गया जो जिसने वो कर्जा दिया है। मान लो कोई बैंक है जिसने किसी को उधार दे दिया और वो बैंकरप्ट हो गया, वो इंसान इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। अब उस बैंक का नुकसान है वो कि देख दाख के क्यों नहीं देते, अभी तो बैंक वगैरह देख दाख के लोन देते हैं, है ना, पूरी स्टेटमेंट वगैरह देख के लोन देते हैं। तो इंसॉल्वेंट क्या हो गया? इंसॉल्वेंट वाला ये वो पर्सन कहलाया जाएगा इंसॉल्वेंट, या वो एंटिटी कहलाई जाएगी इंसॉल्वेंट, जो कि अपने डेट की पेमेंट आसानी से नहीं कर पा रही। तो सॉल्वेंट किसको कहते हैं? सॉल्वेंट क्या, वो पाइप में लगाने वाला? नहीं, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट का मतलब होता है जब कोई पर्सन एबल हो पे करने में, है ना। ये क्या है? इंसॉल्वेंट मतलब जब अनेबल टू पे हिज डेट है, और सॉल्वेंट का मतलब वो पर्सन, वो एंटिटी जो इस पोजीशन में है कि वो अपने डेट की पेमेंट कर सकता है। सॉल्वेंट मतलब वो पर्सन जिसने उधार लिया और वो इस एबल में है, वो इस स्थिति में है कि वो अपने कर्जे की पेमेंट कर सकता है ना, तो वो सॉल्वेंट है। ठीक है। प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर मालिक होता है ना, जो सारे बिजनेस को ओन करता है, सारे बिजनेस को मैनेज करता है। जैसे तो मैं इस पर्सन को तो जानते होगे, इस शख्स को तो सब जानते होगे, है ना। जो जेठालाल है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ये प्रोप्राइटर है ना। प्रोप्राइटर मतलब मालिक है, पूरी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सारे रिसोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैनेज करता है ना। तो प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु ओज द बिजनेस, जो बिजनेस को पूरा संभालता है, बिजनेस में सारा पैसा इसका लगाया रखा है। लास्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिसको पढ़कर, जिसको जानकर किसी कंपनी के बारे में पता चल पाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कंपनी की कैश फ्लो स्थिति क्या है ना। तो क्या लिखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। बिल्कुल साल के एंड में प्रिपेयर करे जाते हैं, जैसे या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये जितने भी स्टेटमेंट है, कैश फ्लो पोजीशन, तो ये जितने भी स्टेटमेंट होते हैं ये साल के एंड में बनाए जाते हैं, है ना। क्या डिटरमाइन करने के लिए? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिटरमाइन करने के लिए कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है किसी कंपनी की। हमने चैप्टर 1 पढ़ा था इसका। असल में अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? अकाउंटिंग हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने के लिए, पूरा मेंटेन रिकॉर्ड बनाने के लिए, है ना। फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसी कंपनी की। तो ये सारी चीज़ मेंटेन करते हैं ताकि आसानी से कंपेयर भी कर सके, अपना डाटा किसी दूसरे से कंपेयर कर सकें, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल से कंपेयर कर सके, तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो साल के। फाइनली हमने ये चैप्टर कर लिया बिल्कुल अच्छे तरीके से फिनिश। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें समझाई। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने दोस्तों में से शेयर करें ताकि उनको भी मजा आए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।